So let's start. Hello everyone. आई एम होपफुल आप सब कंफर्टेबल होंगे। स्टार्ट करें। कायनात, तैयबा। यस ओके मैम। ओके, स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। लाइक एमएसओजी पार्ट 1 करना ही क्यों है, और सिलेबस क्या है, और व्हाई एम एट होम ओनली। ठीक है। सेशन छोटा ही होगा, आई नो। योर टाइम इज प्रीशियस, लेकिन ये बड़ा ज़रूरी भी है। आई कांट स्किप इट। कोई भी कोर्स, लंबा कोर्स आप ज्वाइन करोगे, ऑब्वियसली जनवरी 26 तक हम साथ रहेंगे, तो यू शुड बी क्लियर कि ये सारा जर्नी कैसे चलेगा, किस पॉइंट पे हम क्या कर रहे होंगे। सो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इससे पहले कि मैं थोड़ा सा आगे चलूँ, मे आई नो अबाउट यू पीपल। कुछ ज़रूरी नहीं है सब बोलें, आप में से जो बोलना चाहे वो ज़रूर बोल लें। हम्म, जी, तैयबा। अ, मैं एक्चुअली आजकल तो हाउसवाइफ ही हूँ। वैसे हम्म 2-3 साल मैंने जॉब की है ट्रॉमा सेंटर में। तो रिसेंटली अब पहले ओईटी किया, मैंने डीएचए किया, लेकिन अभी वो कुछ प्लान बना नहीं बाहर का। तो फिर मैंने कहीं हम्म निकलना, इसलिए फिर ओके, गुड। देखती क्या डीएचए कर बनता है। लिया, डीएचए भी कर लिया, गुड गुड। वेरी सेफ नाउ। तो आगे, आगे कोई साथ कोई ट्रेनिंग चल रही है? नहीं, फिलहाल एक्चुअली वो बेबी था छोटा, तो फिर जॉब मैंने छोड़ी हुई है। ओके मुझे ओके। रिजाइन नहीं कर देता, कुछ पर्सनल रीजन थे इस वजह से। तो बस मैंने ओके, कहा घर बैठे चलो स्टडी करूँ। नहीं नहीं, बहुत अच्छा आपका प्लान है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूंगी। मे बी आपका शायद जी रूट ही ना निकले एंड पे। ठीक है। जी चले। ओके, और जो आपकी ट्रेनिंग है थोड़ी बहुत ही, वो गायनी की है? जी बिल्कुल, गायनी की। कितना अरसा मिनिमम गायनी का है? 4 इयर्स। ओके। आप कोई ट्रेनिंग भी की है साथ में? बस अंडर गायनकोलॉजिस्ट की थी, लेकिन अच्छा। काफी कुछ सीखे उनसे जी। ऐसे प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं। ओके ओके, चलिए मतलब फिर तो मेडिकल सही के है। बाद जो है वो एमओशिप की है, डब्ल्यूएमओशिप। ओके ओके, चलिए, पता है थोड़ा सेफ है गायनी का, थोड़ी ओरिएंटेशन हो, जरूरी नहीं है पार्ट 1 पार्ट 2 के लिए ट्रेनिंग गायनी की, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। यू आर परफेक्टली एलिजिबल टू अपेयर इन पार्ट 1 एंड एमआरसीओजी पार्ट 2 विदाउट एनी सिंगल डे ऑफ ट्रेनिंग। लेकिन ना, अच्छा हम्म, जी, लेकिन ना मैंने ये अगर सुना था आप कि ट्रेनिंग हो सॉरी। तो अच्छा हो जाता है। सब्जेक्ट हैं कुछ ऐसे कि वो उसमें आप बड़े कॉन्फिडेंट होते हो। अभी हम देखेंगे कितने सब्जेक्ट्स हैं एमआरसीओजी पार्ट 1 में, तो उनमें आप बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं। मतलब एडिशनल बेनिफिट तो हो ही जाता है ट्रेनिंग करने का गायनी ओब्स की। चलो हाउस जॉब भी की हुई है ना, तब भी। जी जी। आप कुछ कह रही थी? नहीं बस। ओके, सो व्हाट अबाउट यू कायनात? मैंने 1.5 ईयर पहले अपनी हाउस जॉब कंप्लीट की है और उसके बाद मेरी शादी थी, मेरी शादी हो गई है। तो मैं करंटली हाउस वाइफ हूँ, कुछ भी नहीं अच्छा। आगे परस्यू किया। लेकिन मैंने इसका एफसीपीएस पार्ट 1 दिया था प्रीवियस। इसकी 3, बल्कि 3 भी नहीं, 6 मंथ हो गए हैं उसके। उसका पेपर 1 हम्म क्लियर था, पेपर 2 1.75 से रह गया था। हम्म अभी मैंने सोचा कि मुझे बाहर मूव नहीं करना, मैंने एज अ कंसल्टेंट अपना सेटअप रन करना है। तो उसके लिए हम्म स्पेशलाइजेशन ज़रूरी थी, मुझे था कि ज़रूर होनी चाहिए। जस्ट एमबीबीएस या एमसीपीएस इज़ नॉट इनफ कि अपना सेटअप भी रन करने के लिए। जिन बच्चों के हम डॉक्टर्स होंगे उनके लिए बड़ा मैटर करता है कि आपने कौन सी स्पेशलाइजेशंस की हुई हैं। तो इसलिए जस्ट एमआरसीओजी के 4 ईयर की ट्रेनिंग में कहीं जाके नहीं कर सकती हूँ। मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो हम्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो बस अभी इसलिए एमआरसीओजी। इवन मैं थोड़ी कंफ्यूज थी कि मैं अब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ। लेकिन मेरी बात हुई थी मेंटोर से आपसे, और आई थिंक एक और उन्होंने कहा कि नहीं, आप परस्यू करो और ज़रूर दो। और आई थिंक मुझसे ही उनका हुई थी, आई गॉट इट। हाँ, आपसे हुई थी। तो बस अब मैंने प्लान किया कि मैं परस्यू करूँ इसको इंशाल्लाह। मैं सोच रही थी, तुम ही ढूंढ रही थी, मैं सोच रही थी कि सही। तुम्हारी ईडीडी ईडीडी है ना उसमें जनवरी के जी, एंड पे। जन में। जी, तो पता जन है के जून एंड में पे। भी एग्जाम हो रहा है इस दफा। तो मैं आई ओके। वाज थिंकिंग कि मैं तुम्हें जून के लिए कहूँ, और फिर तुम्हारा ओ नंबर नहीं मिल रहा था।
चलो I'm अच्छा so हो रहा है। sorry. Okay. गुड गुड। तो चलिए अच्छा हो गया, बहुत सारी बातें हैं तुम लोगों से करने के लिए फिर तो नेक्स्ट Okay. नेक्स्ट आई थिंक हमारे पास आयशा गफार है। हाउ आर यू आयशा गफार? अभी ज्वाइन किया इन्होंने। हम अभी बस गॉसिप्स ही कर रहे थे कि एमआरसीजी पार्ट 1 के जो कैंडिडेट्स हैं उनसे थोड़ा चिट चैट कर लें। आई एम गुड। इफ यू वांट डोंट वांट टू टॉक इट्स ओके, परफेक्टली ओके। मुझे पता है कुछ स्टूडेंट्स आए होते हैं। मेरी तो अपनी क्लास में जब आई वाज स्टूडेंट बोलती बंद हो जाती थी। इट वाज नाइटमेयर फॉर मी कि मैं कैसे बोलूंगी। तो आई कैन अंडरस्टैंड, नो वरीज। अच्छा फिर क्यों नहीं बोल रही हो? मेरे जो लेक्चर्स होते हैं ना वो मैं ऐसा ना बोरिंग नहीं होती कि लेक्चर में बस बोलती रहूं स्लाइड देख देख के। मैं बड़ा इंटरेक्टिव होती हूँ, मजा भी आता है और फिर वो बोरियत खत्म हो जाती है। वैसे ही मेडिकल इतनी बोर है। चलो फिर रीजन बताओ। हाँ अच्छा, तुम पुरानी स्टूडेंट हो जी बेटे। हाँ, एक मिनट, मैं आई अभी आयशा, एक मिनट। ओके, सो आई एम बैक। हाँ, मेरे साथ मेरे बच्चों से भी तुम लोगों का इंट्रोडक्शन हो जाएगा सूनर और लेटर। अच्छा, तो आयशा आप आईएमएम में साथ थे, तो अच्छा लगा। आप बोलो तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। हाउ वाज़ योर आईएमएम एक्सपीरियंस विद मेडहोम? हुँ? कसम खा ली है ना बोलने की, कोई बात नहीं, इट्स ओके। सो फरहीन, हाउ आर यू? अबी, नाया, एनीवन अमंग यू इफ यू वांट टू से समथिंग। मैं शुरू में इंट्रोडक्शन लेती हूँ, बताओ ऑडियंस से किससे मुखातिब हूँ, हू दे आर, फिर वो अच्छा लगता है ना। हुँ? कोई बाय नेम आपसे बातचीत कर रहा है, आपको जानता है, दैट्स व्हाई। लेकिन इट्स नॉट मैंडेटरी एनीवे। चलो, आप सिर्फ छोटा-सा इंट्रोडक्शन चैट बॉक्स में डाल दें। आई नीड टू नो कि राइट नो आप क्या कर रहे हो और आपका प्लान कब है एमआरसीओजी पार्ट 1 में अपीयर होने का। ये 2 इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मुझे चाहिए। सो मूविंग फॉरवर्ड, फीडबैक। ओके, फीडबैक बहुत लंबे हो जाते हैं, तो अगर इफ़ ये चूँकि पब्लिक ग्रुप में भी गया हुआ है सेशन का लिंक, तो ऑब्वियसली दे वांट टू नो कि इफ वी आर टीचिंग एनी कोर्स तो व्हाट आर द प्रीवियस फीडबैक ऑफ अदर प्रीवियस कोर्सेज। तो वो सारे बहुत सारे हैं। तो मेरा मकसद भी नहीं है कोर्स को एक्चुअली बूस्ट करने का। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि मैं आपको बता दूं एमआरसीडी पार्ट 1 का सिलेबस क्या है। इट्स अप टू यू इफ यू वांट टू ज्वाइन, इफ यू लाइक यू विल हैव सम इंफॉर्मेशन how to start the preparation, that's it. However, the session will be uploaded on YouTube एंड इन कमेंट बॉक्स जितने भी जनवरी के लास्ट, अभी जुलाई का रिजल्ट आ जाएगा, या पिछले 2024 के एग्जाम के, इवन 23 के एग्जाम्स के जितने भी रिजल्ट्स हैं ईयर वाइज दे विल बी अवेलेबल एंड यू कैन डायरेक्टली सी देम ऑन फेसबुक, राइट? सो यहाँ से हम थोड़ा सा टाइम बचा लेंगे। a lot of videos, a lot of testimonials, but I think वो unnecessary है right now. So Farheen said she did MS OBS and Gynae training and now planning for MRC department in January. Good. MS के साथ तो बहुत अच्छा हो गया फरीन। चलो, so feedback later, these things later, these things later. Okay, just so frequently asked questions. Frequently asked questions, let me to show you. ये आपको आनी भी चाहिए शुरू में ही ना, when you are starting your journey. तो सबसे अच्छा सोर्स है इसका वेबसाइट खुद ही। सी, ये सारे FAQs हैं। कैन यू सी द स्लाइड? ब्लाइंडली किसी को देख के आपने नहीं स्टार्ट कर देना एमआरसीओजी 1 का रूट।
जस्ट एक मिनट, नाउ यू कैन सी। तो देखो इसके 3 पार्ट्स हैं, अभी बताती हूँ, और तीनों के तीनों टाइम टेकिंग है, पढ़ना पड़ेगा इनमें। 1 तो हो जाता है, इट्स कंपेयर्ड एज कंपेयर टू 2 एंड 3, इट्स क्वाइट ईजी। थोड़ी सी एफर्ट से, अच्छी कोचिंग से, लाइक 100% मेडहोम के स्टूडेंट्स तो पास हो जाते हैं। लेकिन सिर्फ पार्ट 1 करके फिर आपको पता चले आगे पार्ट 2, पार्ट 3 उनके हर्डल्स, फिर आप सोचते हो कि आपने ये किया ही क्यों था, ये तो मेरे लिए सूटेबल ही रूट नहीं है। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि प्रॉपर थारो स्टडी करो कि आपको MRCOG 1 करना है, और लाइक पूरा होमवर्क करो। अच्छा, इसमें कैसे आपने पेमेंट करनी है, एवरीथिंग इज देयर, ये वेबसाइट है, ये देख लो। ठीक है, MRCOG पार्ट 1 FAQ लिखोगे, ये खुद आप लाइव देख सकते हो कि हाउ टू अप्लाई टू सिट इन एग्जाम। ठीक है, हाउ, हु शुड आई मेक माई पेमेंट, वट नेम शैल आई एंटर व्हेन क्रिएटिंग माई RCOG अकाउंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पता है क्या होता है, शादी हो जाती है और शादी के बाद हस्बैंड का नाम लगा लेते हो, और सारे डॉक्यूमेंट्स पे जो है डिफरेंट नेम होता है विद फादर या कास्ट के साथ, और फिर वो डिस्पैरिटी आ जाती है, अकाउंट किसी और नाम से और जो नेशनल ID कार्ड है या पासपोर्ट है वो किसी और नाम से। तो मेक श्योर ये गलतियां अगर हैं तो पहले ही इनको सुधार लो। ठीक है, फिर आपने अपनी प्राइमरी मेडिकल डिग्री कैसे टेस्ट करानी है। ठीक है, फोटोग्राफिक ID और सर्टिफिकेट अगर किसी और लैंग्वेज में है तो फिर वो कैसे टेस्ट कराने हैं। ठीक है, इंग्लिश में नहीं है तो मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स अलग अलग करके अपलोड नहीं करने होते फॉर एलिजिबिलिटी, वो एक ही PDF में बनाना होता है। इधर आप क्लिक करोगे ना, ये देखो, तो ये पूरी डिटेल आई हुई है। ये केयरफुली आराम से बैठ के पढ़ना, ये भी पढ़ाने बैठ गई तो बहुत लंबा हो जाएगा सेशन। फिर आई एम अप्लाइंग फॉर पार्ट 1 eligibility, what information is required if the name on my primary medical qualification does not match the name I have registered with RCOG। this is very important। देखो सोल्यूशन भी है इसका मतलब ये नहीं कि नाम डिफरेंट है तो हम लोग दे नहीं सकते, दे सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा इनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, प्रूफ देना पड़ेगा, थोड़ा सा चालान भरना पड़ेगा, तो वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगा, लेकिन टाइमली करना अगर जनवरी के लिए कर रहे हो। फिर नियर एग्जाम फिर आप मुसीबत में आओगे। अच्छा, फिर इसके बाद है, हाँ, फिर नेक्स्ट FAQ या फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन बोलते हैं इसको। तो दे सेड, आई हैव सेड द पार्ट 1 बिफोर, डू आई नीड टू सेंड माई मेडिकल डिग्री सर्टिफिकेट टू यू अगेन। मतलब वो बोल रहे हैं एक दफ़ा पेपर दे दिया, नहीं पास हुए, तो दोबारा से सारे डॉक्यूमेंट्स भेजने पड़ेंगे एग्जाम के लिए कि मैं एलिजिबल हूँ या नहीं। तो नो, नो नीड। ठीक है, एक दफ़ा आप एलिजिबल हो, यू आर एलिजिबल फॉर एवर। गॉट इट। अच्छा, व्हेन विल कंफर्मेशन ऑफ माई टेस्ट सेंटर बुकिंग बी सेंड टू मी। अभी कुछ वो डेट्स मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है, जैसे ही वो डेट नज़दीक आएगी, जो आपने जीमेल, जिस जीमेल से आपने अकाउंट बनाया है उस पर वो बता देंगे कि बुकिंग विंडो ओपन हो गई है। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करते हो, आपने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भेज दिया है टाइम पे, तो यू विल गॉट बुकिंग टोकन, और फिर आप आराम से एग्ज़ाम बुक कर लोगे। ठीक है, देन व्हाट इफ़ आई नीड अ वीज़ा टू गेट टू द एग्ज़ाम वेन्यू। वैसे ये ज़रूरत इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या गल्फ कंट्रीज़ या इवन UK में तो नहीं है, लेकिन जैसे अफगानिस्तान है, कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अनप्रिडिक्टेबल है, तो वो वहाँ सेंटर नहीं है पेरिस एंड वू के जो जहाँ जाके आप एग्ज़ाम देते हो ऑनलाइन। तो फिर आपने डिफरेंट कंट्री में ट्रैवल कर, ठीक है, तो फिर वो वीज़ा इनकी सरदर्दी नहीं है, तो उसके लिए आपने खुद ही एफर्ट करनी है, उसकी डिटेल है सारी। ओके, कैन आई पोस्टपोन माई एग्जाम। अब ये बड़ा ज़रूरी है। एग्जाम से एक हफ्ता पहले हमेशा मुझे स्टूडेंट्स कहते हैं कि अब तैयारी तो ऑब्वियसली 11th आवर तक, दिस इज ह्यूमन नेचर के होती ही नहीं है, हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक, और दिल जा रहा होता है कि एग्जाम पोस्टपोन हो जाए। वैसे हम कर, आप MRCOG पार्ट 1 के लिए परेशान ना हो, ये इस एग्ज़ाम में ऐसा कतन नहीं है। इफ़ यू हैव अच्छा आपने पढ़ लिया है तो ये 100% ये पास हो जाता है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर ड्यू टू सर्टेन रीज़न इलनेस आ गई है या सडन कोई ट्रेजेडी हो गई, आपने पोस्टपोन करना है, तो यस यू कैन पोस्टपोन। तो पोस्टपोन कैसे कर सकते हो, तो ये इन्होंने सारा क्राइटेरिया लिखा हुआ है। ठीक है, ये देख लो। अच्छा, फिर इसके बाद हाउ इज डेटा अबाउट माई एग्जाम डेल्ट विद, मेरी मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में। ओके, और एग्जामेशन के बारे में बात की, एग्जामेशन नहीं है। MRCOG 1, अगर आपने MRCOG 2 देना है ना, तो देना ही देना है MRCOG 1। ठीक है, लेकिन अगर आप MRCPI 2 देना चाहते हो तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप MRCPI 1 दो। ठीक है, उसमें कुछ एग्जाम्पशन।
डू यू नो अबाउट MRCPI, फरहीन? यस मैम। मैम हम MRCOG 1 करने के बाद MRCPI कर सकते हैं 2, राइट? यस यस। क्योंकि मेरा मेन फोकस यही है कि मैं MRCOG 2 नहीं लूँ, MRCPI 2 अटेम्प्ट लूँ। Okay, okay. अच्छा, many students in course joined MRCG Part 1, not for MRCG Part 2. उनका एम ये है कि वो MRCG Part 1 करने के बाद इसकी बेस पे एग्जाम्शन लेंगे एंड दे विल सिट इन MRCPI। ठीक है। अच्छा, जरूरी नहीं है अगर किसी ने FCPS किया हुआ है पाकिस्तान से, इंडिया से, न्यूजीलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, तो वो विदाउट डूइंग MRCG Part 1 भी डायरेक्टली MRCPI Part 2 दे सकते हैं, बट MRCG Part 2 नहीं दे सकते। मतलब MRCG Part 2 के लिए आप एलिजिबल ही तब होते हो जब आपने MRCG Part 1 दिया है। ठीक है, तो ये डिफरेंट है। क्लियर? अगर Part 2 देना है MRCG 2, या इसको मैं क्विकली बोलती हूँ M2 देना है, तो M1 या MRCG 1 देना ही देना। बट अगर MRCPI Part 2 देना है तो ईदर यू हैव MRCG Part 1 एक्चुअली रिजल्ट एज ए पास कैंडिडेट, या फिर आप एज ए होल FCPS करें। MS या MCPS की बेस पे एग्जाम्शन नहीं है। क्लियर? ओके, चलो, ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जरूर पढ़ने हैं आपने बिफोर जंपिंग इनटू MRCOG 1 पाथवे। ठीक है। अच्छा, इज देयर अ टाइम लिमिट बिटवीन पासिंग द MRCOG Part 1 एंड पासिंग द MRCOG Part 2? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये उन्होंने बोला है कि विदिन 7 ईयर आप Part 1 आपने Part 2 देना ही देना। अब वो देना है, पास करना जरूरी नहीं है। ऑब्वियसली मैं तो चाहूंगी जब आप Part 1 पास करो तो विदिन एक्चुअली 7 ईयर या इमीडिएटली जब भी आप एलिजिबल हो, आपको लगता है कि आप साउंड हो तैयारी में, तो आप दे दो। ठीक है, और इट शुड बी योर फर्स्ट अटेम्प्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट। लेकिन इन्होंने बोला है कि विदिन 7 ईयर ऑफ पासिंग Part 1 आपने अटेम्प्ट करना है Part 2। गॉट इट? अगर आप विदिन 7 ईयर अटेम्प्ट नहीं करेंगे Part 2, तो आपको Part 1 दोबारा देना पड़ जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नहीं, MRCPI के लिए एग्जाम्शन नहीं है। दिस इज नॉट फॉर MRCPI, दिस इज ओनली फॉर MRCOG Part 2 कि विदिन 7 ईयर ऑफ पासिंग MRCOG 1 आपने अपेयर होना है। ठीक है। अच्छा, फिर व्हाट कोर्सेज डू यू रिकमेंड टू हेल्प प्रिपेयर फॉर एग्जाम? ओके, चलो, कोर्सेज मैं तो कहूँगी मैडम लिख देंगे। वो बोल रहे हैं द ओनली कोर्स ऑफ RCOG कैन होल हार्टेडली रिकमेंड आर दोज रन बाय द कॉलेज इटसेल्फ। ठीक है, इसके लिए आप देख लो, ये एग्जाम से पहले एक रिवीजन कोर्स कराते हैं। ठीक है, एक दिन गायनी के सब्जेक्ट्स कराते हैं, एक दिन ओब्स के कराते हैं, 100 क्वेश्चंस कराते हैं और PPTs होती हैं, और ब्रीफली वो आंसर भी करते हैं, लाइव होता है। लेकिन 2 दिन की तैयारी से इतना जाइंट सिलेबस कैसे हो सकता है? ठीक है, तो ये सही बात नहीं है कि द ओनली कोर्स जो ऑब्वियसली इनका तो ये कह रहे हैं, लेकिन ये कोर्स अच्छा है। तो मैडम का कोई ना कोई कैंडिडेट या टीम मेंबर हमेशा ये कोर्स लेता है, और वो सारे जो 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो हम करा ही देते हैं। तो ऐसे ही फालतू में क्या पैसे लगाने। ओके, कैन आई ऑब्टेन अ सर्टिफिकेट फॉर पासिंग MRCG Part 1? नहीं नहीं, जैसे आप FCPS 1 इज नॉट अ डिग्री एट इटसेल्फ, तो MRCG 1 भी नहीं है। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि as the MRCG is a 3-part exam, certificate are only issued on completion of Part 3. Please retain your Part 1 pass letter as this is the only certificate you will receive. ठीक है, प्लीज डोंट यूज दिस ऑन लेटर हेड, बिजनेस कार्ड्स एंड नेम प्लेट्स। ये कोई पूरी डिग्री नहीं है, ये एक नाम है MRCOG, उसका एक पार्ट है 1 2 3, तो एक पार्ट क्या है ना, तो इसकी बेस पे कोई जॉब नहीं मिलती है, इसकी बेस पे आप कंसल्टेंट नहीं अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हिडन बेनिफिट्स हैं। जॉब नहीं मिल सकती, लेकिन आप ट्रेनिंग ले सकते हो MRCOG की। इंडिया में, पाकिस्तान में बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जो MRCOG की ट्रेनिंग कराते हैं, और MRCOG के लिए ट्रेनिंग करने की वैसे जरूरत भी नहीं है। ट्रेनिंग ना भी मिले ना, तो 4 ईयर का गायनी ऑप्स का एक्सपीरियंस किसी अच्छे सेटअप में, इवन प्राइवेट, इवन एज मेडिकल ऑफिसर, वो भी एक्सेप्टेबल है। और वो कब जमा कराना होता है? वो आपको Part 3 के लिए चाहिए होता है, Part 1 Part 2 के लिए चाहिए भी नहीं होता। ठीक है, अभी Part 1 दोगे, फिर Part 2 दोगे, इसी चक्कर में ना 2 साल लग जाते हैं एक एवरेज स्टूडेंट के, लग आई एम जाते सो हैं। सॉरी।
फॉर हाँ। इंटरप्ट मैम। मैम हम्म, MRCOG पार्ट 2 के लिए हमें 2 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए नहीं, होता है? नो नो नो, नॉट एट ऑल, सिर्फ 3 के लिए चाहिए होता है। हम्म, और 2 इयर्स का चाहिए होता है या 4 इयर्स का चाहिए होता है? 4 ईयर का, 4 ईयर का। जो MRCPI है उसके लिए 2 ईयर, बल्कि 2 का नहीं 18 मंथ का चाहिए होता है। जबकि MRCOG 3 के लिए आपको चाहिए होता है 4 ईयर का। जबकि जब MRCPI 2 देते हैं ना रिटर्न, उसके शुरू में ही चाहिए होता है 18 मंथ का एक्सपीरियंस, ठीक है। लेकिन यहाँ ओके। MRCOG 1 2 के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। आप जब 2 पास कर लोगे तब आपको चाहिए होगा पार्ट 3। क्लियर? तो ये यस मैम। एफएक्यू, हाँ, इन एफएक्यू से कुछ समझ आ गया होगा ना? ठीक है, चलो। बाकी कमिंग टुवर्ड्स सेकंड पार्ट, सबसे पहले आपने अप्लाई कैसे करना है? अब जो भी आप कोर्स सेशन ले रहे हो, सबसे पहले अभी सेशन लेने के बाद आपने इस वेबसाइट पे जाना है, लिंक मैं आपके ग्रुप में भेज दूँगी, और अकाउंट बनाना है, RCOG अकाउंट, रजिस्टर हियर। ईमेल लिखो और इसका पासवर्ड याद भी रहे। उल्टी-सीधी ईमेल लिख देते हो और उसका पासवर्ड भूल जाते हो और इतने ज़लील होते हो बाद में। तो एक रखनी है और वो फिर सब चिपक जाएगी थ्रू आउट योर पार्ट 2, पार्ट 3, मेंबर भी बन जाओगे पूरी उम्र। ठीक है, याद भी रखनी है इसको। और ये आपको एक यूनिक लॉगिन या रजिस्ट्रेशन नंबर भी देंगे, वो भी पूरी उम्र के लिए चिपक गया है, वो भी याद रखना है, क्योंकि इसके बाद जो भी कोरेस्पोंडेंस होगी ईमेल पे, वो आपके उसी रेफरेंस से होगी। जब RCOG अकाउंट बनेगा आपको वो एक नंबर देंगे उसी नंबर से। तो वो नंबर और वो जो जीमेल आप से आपने ये अकाउंट बनाया, ये 2 चीज़ें आप सोच भी नहीं सकते इनको भूलने का। ठीक है, आगे बड़ी खुआरी होगी फिर। चलो, अभी सेशन लेने के बाद आपने अकाउंट बनाना है। दूसरा स्टेप आप क्या करोगे? आप अप्लाई करोगे फॉर एलिजिबिलिटी, ठीक है? अगर आप फर्स्ट टाइम कैंडिडेट हो, तो फिर आपने ये एप्लीकेशन क्लिक करनी है, डाउनलोड हो जाएगी। मैं ये भी आपको भेज भी दूँगी। इसको फिल करना है, ठीक है? इसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, वो लगाने हैं। वो भी सारे इस पे लिखे हुए हैं, मेडिकल डिग्री है, आपकी तस्वीर है, ठीक है? PMDC है। अच्छा, ओके। अच्छा, इसके बाद फिर वो आपको एक टाइम बताएँगे, जैसे लेट्स से जो अभी मुझे भूल गया है कौन-सा टाइम है, नेक्स्ट मंथ कोई 13 समझ लो, तो उस 13 पे ना आपने अपने उसी अकाउंट पे जाना है, इसी अकाउंट पे, और यहाँ ऑप्शन होगी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर जनवरी। अगर जनवरी में देना है तो जनवरी के लिए क्लिक करते हैं, अगर जनवरी में नहीं देना तो मत क्लिक करें, ठीक है? लेकिन फिर भी क्लिक कर दो सभी ये मैं कहती हूँ, मे बी बाद में मूड बन जाए, ठीक है? सेफ साइड पे सब क्लिक कर देना, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, एलिजिबल हो और साथ ही आपने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भेज दिया, उसके बाद यू विल एक्चुअली यहाँ से ये फॉर्म मिल जाएगा, क्लिक करोगे तो आपने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भेजना है, ठीक है? ये बोला हुआ सबमिट एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर्म एज आउटलाइंड हियर, इसको फिल कर दोगे तो काम चल जाएगा। अच्छा, देखो, एलिजिबिलिटी एक ही दफ़ा भेजनी होती है, वंस यू आर एलिजिबल यू आर ऑलवेज एलिजिबल। लेकिन आप जनवरी के लिए आपने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भेजा, आपने जनवरी में एग्जाम नहीं दिया, या आप फेल हो गए खुदा ना खास्ता, आप जुलाई में देना चाह रहे हो, जून में देना चाह रहे हो, तो वो दोबारा से भेजना पड़ेगा। गॉट इट? तो एलिजिबिलिटी एक दफ़ा जाती है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट बार बार जाता है हर अटेम्प्ट से पहले। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आपकी एलिजिबिलिटी आपने भेजी हुई है, उस पे कन्फर्मेशन आएगी तब एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भेजोगे, या आप साथ के साथ भी कर सकते हो दोनों चीज़ें, क्योंकि सम टाइम एलिजिबिलिटी दे सेड के 6 वीक्स में आ जाती है, लेकिन नहीं भी आती, और इस दौरान अगर डेडलाइन निकल जाए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की, तो फिर आप अपनी नेक्स्ट अटेम्प्ट में अपेयर नहीं हो सकते। तो आई विल सजेस्ट यू, अभी इस सेशन के बाद अपना अकाउंट बनाओ, एलिजिबिलिटी फॉर्म डाउनलोड करो, उसको फिल करो, उसके साथ PDF पे सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करके इनको ईमेल करो फ़ौरन, ठीक है? अभी 6 हफ्ते बाद तुम्हें मिल जाएगी एलिजिबिलिटी, और मीनवाइल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भी भेज दो जैसे ही डेट आए। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद दे हैव योर अकाउंट जीमेल, तो वो आपको मेल कर देंगे जब भी बुकिंग ओपन होगी। आप उस पे क्लिक करोगे और आप अपना एग्ज़ाम बुक कर लोगे, ठीक है? और ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगी। तो समझ आ गया हाउ हाउ इट विल गो? मरियम, सना, नरीन? हुँ? तो इट्स ईज़ी। अच्छा, ये बताने की ज़रूरत इसलिए है कि ये भी नहीं पता होता, क्योंकि नो कोर्स
start like this. They start like this. We are so good. They are our testimonial joiners. और ये बेसिक चीजें तो मैं ऐसे ही लगते रहते हैं ठीक है। मैंने अभी पहले कहा था कि हम एट द लास्ट मोमेंट भी अगर फॉर सम रीजंस कैंसिल करना चाहें तो आपने फीस सबमिट करवाने के बाद जब ये विंडो ओपन होगी आपने फीस सबमिट करवा दी उसके बाद भी कर सकते हैं या उससे पहले तक कर सकते हैं? सर्टेन सिचुएशन में उसके बाद भी कर सकते हैं। ठीक है, मुझे आई रिमेम्बर 5 ईयर बिफोर ना इन पाकिस्तान धरने बहुत हो गए थे। एग्जाम जो था ना वो इस्लामाबाद में था, अब लोग ट्रैवल ही नहीं कर पाए तो सबकी रिफंड हुई, सबका एग्जाम कैंसिल हो गया। वो एक्सेप्शनल सिचुएशन थी, किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाती, खुदा ना खास्ता सीरियस इंजरी हो गई, तो बहुत सारी सिचुएशन है। आप अगर ऑनेस्टली प्रोसीड करो तो आपको रिफंड प्रॉपर हो जाता है, लेकिन बुकिंग से पहले तो 100% आप इसको कैंसिल कर सकते हो, बुकिंग डे क्लोज होने से पहले। ठीक है, अच्छा बुकिंग के बारे में ना ये देखो उन्होंने लिखा हुआ है कि स्पेसेस आर लिमिटेड and operate on first come first served basis. Availability at listed test center is not guaranteed when you log in. Like अभी मई में अभी एग्जाम था पार्ट 3 का इन पाकिस्तान, तो विदिन 6 मिनट 100 सीट्स थी, ऑल सोल्ड आउट। तो जिसने शुरू में 6 मिनट में प्रोसेस किया उसको मिल गई, बाकी अब देंगे नेक्स्ट। गॉट इट? तो आपने जैसे ही आपको वो बुकिंग डे आएगा, जो टाइम होगा रियली पाकिस्तान के बनते हैं 7 बजे, तो आपने फटाफट सब चीज़ें रेडी करके रखनी होती है, फटाफट वो कॉपी पेस्ट करके डाली और सबमिट करा दिया। 1 मिनट नहीं डिले करना, वरना फिर अब तो हर कोई MRCOG के चक्कर में है, तो फिर आपको सीट नहीं मिलती। तैयारी करके बैठे हुए, कोर्स लेके बैठे हुए और फिर भी सीट नहीं मिलती, फिर बुरा लगता है ना। ठीक है, so they are very important things which you need to know. Now, yes. तो ये हो गया हमारा, yes. Just hold on. अब मैं आपको डेट्स बताती हूँ। ठीक है, सो यस, तो हमने देख लिया हाउ टू अप्लाई। ठीक है, अब दूसरी चीज़ है की डेट्स एंड फीस, और ये रिवीजन कोर्सेज के बारे में भी हमने देख लिया। ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वेबसाइट पे। ठीक है, तो ये जनवरी के लिए इम्पोर्टेंट है कि आप एलिजिबिलिटी तो अभी भेज दोगे तो अच्छी बात है, लेकिन आप इसको 29 अगस्त फ्राइडे से पहले पहले ज़रूर भेजोगे। इसके बाद भेजोगे तो फिर जनवरी में नहीं अपेयर हो सकता, मेक श्योर। तो फिर अच्छी बात अभी भेज दो। ठीक है, ऑनवर्ड नो टिल 29 अगस्त 2025 यू कैन सेंड योर एलिजिबिलिटी। अब इसका वेट नहीं करना एलिजिबल हो या नहीं हो। ठीक है, बिफोर 9 सितंबर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भेज दो, जो फॉर्म मैंने दिखाया था, जो तरीका मैंने बताया था। ठीक है, उसके बाद आपके जो जीमेल है उस पर आ जाएगी एक ईमेल, और उस पर एक यूनिक सा कोड होगा, एक लिंक होगा बुकिंग का, उस पर क्लिक करें, एग्जाम बुक करा लें 21 अक्टूबर को। अब 21 अक्टूबर को सब छुट्टियां ले लो, मतलब अगर शाम में कोई ड्यूटी करते हो, और बिल्कुल आधा घंटा पहले इंटरनेट चेक करो, अपना अपना अकाउंट, अपने बैंक से बात करो, उनसे कहो ऑनलाइन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ओपन कर दें, अपने अकाउंट में इतने फंड्स रखो, और उससे ज़्यादा ही रखो 50। ठीक है, ताकि वो जो कन्वर्जन रेट है डॉलर PKR का, या जिस कंट्री से आप हो, वो भी एडजस्ट हो जाए। वो एडिशनल है, जैसे अगर 2 लाख देने हैं तो वो, अगर आप फाइलर हो तो 10-15 आपको ज़्यादा ही भरने पड़ते हैं। ठीक है, मैरीन जलाल तैयबा, ओके। अच्छा, फिर उसके बाद बुकिंग विंडो 9 दिसंबर को क्लोज हो जाएगी। इससे पहले पहले अगर मूड चेंज हो गया है तो चेंज कर लो, रिफंड हो जाता है इवन आफ्टर बुकिंग पेमेंट इवन। और 14 जनवरी को इंशाल्लाह यू विल अपेयर इन योर एग्जाम, और 11 फेब को आप आ जाएगा आपका रिजल्ट। ठीक है, जून के लिए डेट्स ये हैं। जून के लिए 10 मार्च से पहले पहले आपने एलिजिबिलिटी भेजनी है, और
ये इसकी सारी डेट्स हैं जस्ट लाइक जनवरी। अच्छा, वेबसाइट पे ना उन्होंने जुलाई का अपडेट नहीं किया हुआ, तो मुझे ये लगता है कि इस दफ़ा एग्ज़ाम प्रीपोन्ड किया है मार्च जीवन का। यूजुअली जो जनवरी में होता है और जुलाई में होता है। आई डोंट नो व्हाई दे इन्हें जून में क्यों पहले ले आए हैं, 1 महीना पहले ले आए हैं, ठीक है? तो इसका मतलब है जनवरी वालों के पास ज़्यादा टाइम है, जून वालों के पास थोड़ा-सा कम टाइम है। अच्छा, कमिंग टुवर्ड्स फीस, अब ये कुछ बैंड्स हैं, ठीक है? बैंड ए में जो कंट्रीज़ हैं वो पॉन्ड्स में फीस सबमिट करेंगे 663, बी वाले 572, सी वाले 456 एंड पाकिस्तान, इंडिया, मेजर मेजर डेवलपिंग कंट्रीज़ 572 में आते हैं, ठीक है? ओके, अब जिस दिन आपने फीस भरनी है ना, उस दिन आपने देखना है कि आपकी जो करेंसी है वो चेंज होके कितनी बनती है। लाइक अप्रॉक्सीमेटली पीकेआर की अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं कहूँ तो बन जाएगी 2 लाख अप्रॉक्सीमेटली, प्लस प्लस कन्वर्जन रेट जो कि मैंने बोला है 2 लाख प्लस 10,000। इंडियन थोड़ा हाफ है इससे, वो 1 लाख समथिंग हो जाएगी। इंडियन स्टूडेंट्स भी हैं कुछ, इसलिए बता रही हूँ दोनों को, ठीक है? ओके। हाँ, इंडियन स्टूडेंट्स को थोड़े से ज़्यादा भरने हैं फॉर एमआरसीओजी 1 एंड 2, 3 के लिए ज़्यादा नहीं भरने हैं। मतलब ये भी 5 समथिंग जो पॉइंट्स हैं उसमें 103 एडिशनल भरने हैं उनको, क्योंकि उनके कुछ एडिशनल टैक्सेस हैं, ठीक है? ये याद रखना है। ओके, तो बेनिफिट्स एमआरसीओजी 1 के क्या हैं? बेनिफिट ये है कि इसके बाद आप 2 कर सकते हो। अगर आप आपने 1 नहीं किया तो 2 नहीं कर सकते, और अगर 2 नहीं किया तो आप 3 नहीं कर सकते। 3 नहीं किया तो आप एज़ ए एमआरसीओजी मेंबर नहीं हो। अच्छा, सबसे अच्छी डिग्री अगर आप कंपेयर करो ना एफसीपीएस, एमआरसीपीआई, एमआरसीओजी, एमएस, डीजीओ, सब में ग्लोबली वो एमआरसीओजी है, नो डाउट। मैम सबसे ज़्यादा पासिंग रेट किसका है? एमआरसीपीआई। कोई एक एग्जाम जो पहली अटेम्प्ट में हो सकता है ना अच्छा पढ़ने से, प्रोबेबिलिटी वाइज कह रही हूँ, अच्छा पढ़ने से तो एमआरसीओजी भी होता है, बात क्यों नहीं होता, ठीक है? मतलब एमआरसीपीआई 1? एमआरसीपीआई 2 भी और 3 भी, और 1 मैंने नहीं दिया, मैंने एक्चुअली एमआरसीओजी 1 दिया था, इस पे एग्ज़ैम्पशन ली थी एमआरसीपीआई के लिए, तो इसलिए मुझे एमआरसीपी 1 का नहीं पता। वैसे एमआरसीपी 1 मैं सजेस्ट भी नहीं करती एमआरसीपीआई के लिए, मैं एमआरसीओजी 1 ही करती हूँ। एज़ कम्पेयर टू एमआरसीपी 1 जो पीड्स मेडिसिन में होता है, वो डिफरेंट हो जाता है। जब आपने देना ही ऑब्स गायनी का एग्ज़ाम है, तो आप एमआरसीओजी 1 दे के एमआरसीपीआई करो ना, आप अपनी स्पेशलिटी में तो होते हो एटलीस्ट, और पास जल्दी हो जाते हो, ठीक है? ओके, सो बेनिफिट तो ये है कि सबसे अच्छी डिग्री है दुनिया की आपके पास। और देखो, एमआरसीओजी 1 और एमआरसीपीआई 2 रिटन, ये 2 ऐसे एग्ज़ाम हैं जिनका अभी तक जो मेरे कोर्स का रिज़ल्ट है ना वो 100% है। 100% मीन्स लाइक 100%। मतलब जो भी लेता है ना अभी तक जो डाटा है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स पास। अच्छा, इक्का-दुक्का जो पास नहीं हुए वो उनके साथ कोई एक्चुअली नेचुरल रीज़न से बीमार पड़ गए, लेट पहुँचे, ठीक है? सिस्टम उनका ख़राब हो गया, क्योंकि पीसी पे होता है, एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया, ये रीज़न्स थी। लेकिन जिन्होंने थारोली कोर्स दिया, एग्ज़ाम में से बैठे, ना तो उनका कभी एमआरसीओजी 1 फेल हुआ और ना ही उनका कभी एमआरसीपीआई पार्ट 2 थ्योरी फेल हुआ अभी तक। तो और ये एग्ज़ाम सिर्फ मेरे कोर्स का नहीं है, अगर आप ओवरऑल भी डाटा देखो तो कंपैरेटिवली दे आर ईज़ी एग्ज़ाम। दे एग्ज़ाम कैन बी पास्ड ईज़िली विद स्मार्ट स्टडी। जबकि एमआरसीयूजी 2 और 3 के लिए ना स्टडी स्मार्ट के साथ बहुत एक्सटेंसिव स्टडी भी है, ठीक है? एमआरसीयूजी 1 के लिए बहुत एक्सटेंसिव स्टडी नहीं है, स्मार्ट स्टडी एंड यू कैन इजीली पास। एमआरसीपीआई 2 के लिए स्मार्ट स्टडी एंड यू कैन पास, ठीक है? ओके। अच्छा, तो एमआरसीयूजी 1 करने के बाद आप एमआरसीपीआई 2 दे सकते हो, और एमआरसीपीआई 2 के बाद फ़ौरन ही आप इसकी ओस्की दे सकते हो, और आप विदिन सेम ईयर अगर आपके पास 18 मंथ का एक्सपीरियंस है जॉब का, गायनी ऑब्स का, आपको जीएमसी मिल जाती है। तो शॉर्टेस्ट रूट ऑफ गेटिंग जीएमसी इज़ एमआरसीपीआई। आयरलैंड की भी मिल जाती है आपको रजिस्ट्रेशन, और यूके की भी, ठीक है? लेकिन अगर बात करें सबसे अच्छी प्रेस्टिजियस डिग्री, तो वो नो डाउट एमआरसीओजी है। मुश्किल भी इसी वजह से है, कम लोग इसको एज ए होल 1 2 3 करते हैं एज कम्पेयर टू अदर
मतलब जो डिफिकल्टी लेवल है वो इस कोर्स का थोड़ा सा ज़्यादा है, इसी वजह से ये प्रेस्टिजियस भी है, तो आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी सैलरी ज़्यादा ही होती हैं, ठीक है। अच्छा, बाकी सुटेबल टाइम टू अपेयर, सुटेबल टाइम अप टू अपेयर तब है जब आपने रिसेंट करंटली जैसे एमबीबीएस किया या हाउस जब किया या आपने एफसीपीएस 1 दिया है, मतलब जैसे आपने डीएचए भी दिया, आपके बेसिक अगर सब्जेक्ट्स फ्रेश है ना, तो आपको अपना एमआरसीयूजी 1 डिले नहीं करना चाहिए, क्योंकि सेम बेसिक सब्जेक्ट्स ही हैं इसमें। कॉस्ट बॉन्ड्स मैं बता चुकी हूँ, अप्रॉक्सीमेटली पीकेआर में भी बता चुकी हूँ। अच्छा, प्रिपरेशन टाइम पे आ जाऊँ। अगर आप कोई जॉब कर रहे हो ना, तो 4 मंथ्स आर इनफ, और अगर कोई जॉब नहीं कर रहे, तो 2 मंथ्स आर इनफ, मिनिमम 2 मंथ्स आर इनफ। अगर जॉब नहीं करे, अब देखो जॉब नहीं करे तो 2 मंथ्स में इस तरह होगा कि फिर आपको 8 घंटे बैठ के पढ़ना पड़ेगा, और अगर जॉब कर रहे हो और 4 महीने में तैयारी करनी है, तो फिर आप 2 घंटे पढ़ लिया, ठीक है, लेकिन वो क्वालिटी आवर होंगे। तो ये एवरेज बता रही हूँ, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग, उनको ज़्यादा टाइम चाहिए होता है अंडरस्टैंडिंग के लिए, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, वो आपके अक्सर रूममेट आप देखते होंगे कॉलेज में, वो 1 घंटे में सब कुछ कर लेते थे, तो वो एक्सेप्शनल चीज़ें हैं, ठीक है। बाकी मैं बता चुकी हूँ, ठीक है, ये बात है, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है। अब एग्जाम फॉर्मेट पे आ जाते हैं। पेपर एमआरसीजी पार्ट 1 में 200 सिंगल बेस्ट आंसर्स होते हैं, पेपर 1 में 100 सिंगल बेस्ट आंसर, 60 मिनट की ब्रेक होती है, और फिर दोबारा पेपर 2 होता है, और उसमें भी 100 सिंगल बेस्ट आंसर्स होते हैं। आपने बेस्ट आंसर पिक करना है, जो भी 5 चॉइसेस हैं, ठीक है। एमआरसीजी पार्ट 2 में अभी 200 क्वेश्चंस हैं, लेकिन पेपर 1 में बेसिकली जो 100 क्वेश्चंस हैं, उसमें 50 एसबीए हैं और 50 ईएमक्यूज हैं, फिर ब्रेक है, और फिर अगेन 50 एसबी और 50 ईएमक्यू। अब ईएमक्यू क्या होता है? एक्सटेंडेड मैच क्वेश्चंस। अभी तो एक स्टेटमेंट पे 5 ऑप्शंस होती है ना एमआरसीजी पार्ट 1 में, 2 में एक स्टेटमेंट पे 15 चॉइसेस होती हैं, 15 चॉइसेस, तो पढ़ना, उसमें से की सिलेक्ट करना थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। इसी वजह से एमआरसीजी पार्ट 2 मैं बोलती हूँ कि थोड़ा सा एक्सटेंसिव पढ़ना पड़ता है, ठीक है, लेकिन डुएबल है, लोग पास कर रहे हैं, ठीक है। और मुझे तो बड़ा हैप्पी एक्सपीरियंस है एमआरसीजी पार्ट 2 के साथ, लाइक इस एग्जाम से मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे तो आई क्लियर, मैं तो इजीली पास हो गया था। सुना है कि ये डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आपने थारो स्टडी नहीं की तो फिर डिफिकल्ट है इन दैट सेंस। अच्छा, जो पार्ट 3 है ना, वो क्लिनिकल है, उसमें 14 स्टेशन होते हैं, हर स्टेशन पे रोल प्लेयर है या एग्जामिनर है, या तो आपसे ड्रिल करा लेते हैं, या रोल प्लेयर आपसे ना कोई क्वेश्चन, कोई एजेंडा लेके बैठा होता है, बैड न्यूज़ ब्रेक कर दो, ठीक है, नेगोशिएशन कर दो, कंसेंट रिलेटेड, या कहीं ना आपने फोर्स डिलीवरी करनी है, इस तरह के 14 स्टेशन होते हैं, हर मॉड्यूल से एक। सो द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस इंटायर जर्नी एमआरसीजी 1 2 3 ये है कि सबसे प्रेस्टिजियस एग्जाम है। इफ यू आर स्मार्ट, ठीक है, आपको स्टडी का टाइम इनफ है, और आपको कोचिंग भी अच्छी मिल गई है, और टेलर मेड मिल गई है, द लैंग्वेज विच यू कैन अंडरस्टैंड बेस्ट, दिस इज द ब्लेसिंग, दिस इज द ब्लेसिंग एक्चुअली, ठीक है। तो और इसके अलावा यस, इसमें जो कंपैरेटिवली इजी एग्जाम है नंबर 1 पे, वो मैं बताती हूँ, पार्ट 1 है जो कि आराम से हो जाता है, या पार्ट 3 है, और जो कंपैरेटिवली तंग कर सकता है ना पोटेंशियल जिसमें है, वो पार्ट 2 में है, ठीक है। आप पूछ रहे थे कुछ? मैम ये पूछ रही थी, ये तीनों स्टेप जो है एमआरसीओजी के, ये पाकिस्तान में ही है, बट एमआरसीपीआई की ऑस्की आई थिंक हमने पाकिस्तान नहीं दे सकते, हमें सेंटर हमारा आउट ऑफ कंट्री बनता है, राइट? यस, यूएई, दुबई, आइलैंड, सऊदीया, ठीक है, मेजोरिटी लोग दुबई जाते हैं, यहाँ से जाना इजी है, कॉस्ट भी थोड़ी सी कम है। ओके, तो आपको ट्रेनिंग की जरूरत एमआरसीजी पार्ट 1 के लिए भी नहीं पड़ती, और पार्ट 2 के लिए भी नहीं पड़ती। द मोमेंट यू हैव डन पार्ट 1 एग्जैक्टली 6 महीने के बाद, अगर आपको थोड़ी भी सेंस है क्लिनिकल, आप पार्ट 2 कर सकते हो, लेकिन पार्ट 3 के लिए यू मस्ट हैव 4 ईयर गाइनी ओब्स एक्सपीरियंस, और जो लास्ट 2 ईयर हैं, दो शुड बी इन द लास्ट 4 ईयर व्हेन यू आर अपेयरिंग, ठीक है। लाइक अगर आपने 2026 में अपेयर होना है, तो आपको 4 ईयर की ट्रेनिंग चाहिए। जो लास्ट इसके 2 ईयर है ना,
वो एक्चुअली 2022 के बाद होने चाहिए, मतलब फ्रेश होने चाहिए, मतलब विद इन 4 ईयर वो लास्ट 2 ईयर आने चाहिए। क्लियर? मरियम माहा, ओके। तो ये प्रॉपर पैकेज हो गया हर लिहाज से एमआरसीओडी का। अगर तुम यहाँ तक क्लियर हो ना, तो मैं कॉस्ट भी देख ली है, तो मैं बता भी दिया है कि डूएबल एग्जाम है, अगर थोड़े से स्मार्ट हो, अच्छी टेलर मेड कोचिंग मिल जाए, द लैंग्वेज विच यू अंडरस्टैंड मोस्ट, तो सबसे अच्छा काम यही है कि अब इफ यू वांट टू डू समथिंग यूनिक इन योर लाइफ, इतना लाइक एमबीबीएस का स्ट्रेस करने लोड कर उठाने के बाद तो कुछ अच्छा कर सकते हो ना, तो वो गायनी ओब्स में एमआरसीओजी है। क्योंकि जॉब्स तो है नहीं नेशनल डिग्रीज के साथ, चाहे एफसीपीएस है, चाहे एमसीपीएस है, चाहे आईएम है, चाहे एमएस है, चाहे आप इंडिया में हो, चाहे बांग्लादेश में हो, चाहे पाकिस्तान में हो। बट विद एमआरसीओजी आप भूखे नहीं मरोगे, यू विल हैव अ गुड जॉब। पाकिस्तान में सही, इंडिया में सही, नहीं मिली तो यूएई में मिल जाएगी, गल्फ कंट्रीज में, सऊदीया में, आयरलैंड में, कहीं भी नहीं तुम जा सकते हो। एवरीवन विल वेलकम यू। अच्छा, फिर पैकेज भी अच्छा है। अगर लेट्स अज्यूम आपको 100 रुपीज मिलते हैं विद योर नेशनल डिग्री, तो एमआरसीओजी के साथ इट विल बी ट्वाइस अ ट्रिपल। तो इफ यू वांट टू डू समथिंग गुड बेटर, you have resources, you have time, go for MRCOG। ओके, कॉस्ट कंपैरिजन भी देख लो, ठीक है। आप कहेंगे मैं कुछ ज्यादा ही पीछे पड़ गई हूँ। अब इस सारे सेशन का मतलब तुम लोगों को डिट्रैक्ट नहीं करना कि एमआरसीजी ना करो, ये तो इसलिए था कि एमआरसीजी करना है भाई। लेकिन बी ऑनेस्ट, शुरू से ही बताओ कि ये जर्नी एंड कैसी हो गई, ठीक है। तो ये एफसीपीएस की टोटल कास्ट है, टोटल कास्ट पूरे पार्ट एफसीपीएस 1 की लगा लो, आईएम की लगा लो, 2 की लगा लो, अगर सही से इंसानों की तरह पढ़ते हो तो विद इन हाफ लाख हो जाएगा। चलो कोर्सेज भी लगा लिया तो 1 लाख से ज़्यादा नहीं जाता। एमआरसीओजी पे आ जाओ ना, एमआरसीओजी 1 की भी 2 लाख है अप्रॉक्सीमेटली, 2 की भी 2 लाख है, 3 की अप्रॉक्सीमेटली 3+ है, तो ये 7 लाख के सिर्फ फीसिस हैं। और वो भी तब जब तुम अच्छा से पढ़ रहे हो और फर्स्ट गो में कर रहे हो। देखते हो इतनी बात कर रही हूँ, पता है, उसका थंब तो नहीं आला, बार बार अगर बंद करके खोले ना, थोड़ा पास से मुझे के दो, जस्ट 1 मिनट। अच्छा, तो एमआरसीओजी 1, 2, 3 मिला के 7 लाख फर्स्ट गो वाले इस पे देखें। इसमें कोर्सेज नहीं है, कोर्सेज भी महंगे हैं, ठीक है। मैडम की बात नहीं कर रही, मैडम तो उन सब में बहुत लाइक क्वालिटी में सबसे अच्छा क्या बात है मैडम की। और ये तुम खुद देख लोगे, ये बंद किया। लेकिन फिर भी एज कम्पेयर टू अदर कोर्सेज जो कि इंटरनेशनल कोर्सेज हैं सारे के सारे, तो ये थोड़ा इकोनॉमिकल है। फिर भी कोर्स तो कोर्स है, फीस तो फीस है, तो ये 8-9 लाख तक होगा टोटल कास्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में देने की। अच्छा, एमआरसीपीआई के लिए थोड़े ज़्यादा फीसिस हैं, लेकिन अच्छी बात ये है कि प्रोबेबिलिटी फर्स्ट गो में हर स्टेप पास करने की ज़्यादा है, मतलब 100% पास हो जाता है। मैं अपना कोर्स डाटा बता रही हूँ, एमआरसीपीआई 100% पास हो जाता है अगर इंसानों की तरह पढ़ा है, उसकी भी आराम से निकल जाता है। तो जो फीस भरनी है एक ही दफ़ा भरनी है, जो कोर्स लेना है एक ही दफ़ा लेना है, और अप्रॉक्सीमेटली 9 लाख में हो गया। अच्छा, इसमें वो कॉस्ट नहीं है जो ट्रैवल कॉस्ट है, ठीक है, वो मिला ली तो फिर ये शायद 12-13 लाख पे चला जाए। एमआरसीओजी के बारे में ये मशहूर है, 1 आराम से हो जाता है, 3 भी कंपेरेटिवली आराम से हो जाता है, 2 ऑन एवरेज 2 अटेम्प्ट लेता है, 2 अटेम्प्ट। लेकिन अच्छे स्मार्ट लोगों के लिए ये 2 में हो ही जाता है बाय एनी मीन, ठीक है। इसमें अगर पाकिस्तान में दे रही हो तो ट्रैवल कॉस्ट वाले मसले नहीं हैं, ठीक है। तो अब आप कुछ अंदाजा हो गया सब चीज़ों का। अब रैंक बता दूं मैं, रैंक सबसे ज़्यादा एमआरसीयूटी का है, उसके बाद एमआरसीपीआई का है, दोनों इंटरनेशनल एग्जाम्स हैं, और नंबर 3 पे है आपका एफसीपीएस या एमएस। ठीक है, तो वाइज अप्रोच ये है कि एफसीपीएस ज़्यादा करें आप, ठीक है। दे शुड बी मैक्सिमम लोग जो भी एमआरसीओजी एमआरसीपीआई करते हैं उनकी प्राइमरी डिग्री कोई ना कोई होती है, एमएस एमसीपीएस, ठीक है, या डीजीओ,
एफसीपीएस कुछ ना कुछ होता है, उसके बाद वो सोचते हैं यार इतना पढ़ लिया है, तो अब इसी पढ़ाई में हम आराम से अगर कर सकते हैं एमआरसीओजी एमआरसीपीआई, तो व्हाई नॉट टू डू हैव एडिशनल डिग्री शुगर कोटिंग के तौर पे। प्राइमरी कुछ ना कुछ तो है ना आपके पास, ऑब्वियसली अपनी प्रैक्टिस तो कर ही सकते हो। फर्स्ट क्यों नहीं है? फर्स्ट इंशाल्लाह हो जाएगी सूनर। आई हैव गुड होप्स, क्योंकि इनका जो एग्जाम पैटर्न है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करता है, उससे भी डिफिकल्ट है। लाइक करेंटली आई एम द मेंटर who are teaching all three courses. You already know me. I have written so many books in gynae obs, Mahajabin Hira, right? मुझे पता है तुम लोगों को पता होगा ये। तो अगर करंटली इंडिया पाकिस्तान या थ्रू आउट द वर्ल्ड कोई एक सिंगल मेंटर जो एफसीपीएस को मेंटोर कर रहा है, जो एमआरसीओजी को मेंटोर कर रहा है, जो एमआरसीपी को मेंटोर कर रहा है, सिंगल मेंटर की बात कर रही हूँ, तो दिस इज मी। ठीक है, तो मुझे पढ़ाते हुए सबसे ज्यादा दिक्कत ना एफसीपीएस में होती है। दे आर वेरी क्लिनिकल क्वेश्चंस। MRCG2 आई लव इट बिकॉज आपको अच्छे से गाइडलाइन आती है, आप आराम से यू नो पिक MRCOG 1 2 आराम से पास कर ले। तो अगर आपने अच्छा पढ़ा तो श्योर शार्ट आप पास हो जाते हो। ठीक है, MRCPI भी अगर आपने अच्छी सी आरिश गाइडलाइंस की हुई हैं, आप आराम से कर लेते हो। FCPS थोड़ा टेक्निकल है, क्लिनिकल है, इसमें 2 3 मसले साथ डाल देते हैं, इस वजह से तो इसका स्टैंडर्ड इम्प्रूव हो रहा है और आई हैव गुड होप्स रैंक 1 हो जाएगा। बट अभी नहीं है, अभी रैंक MRCOG ही है। अच्छा अच्छा, रैंक की बात कहाँ कर रहे हो? इनसाइड पाकिस्तान रैंक 1 हो सकता है, लेकिन आउटसाइड स्टिल अगले 20 30 साल MRCOG ही है रैंक 1 पे। नहीं मैम, मैं ये क्या पूछ रही हूँ कि एमआरसीओजी डायरेक्ट क्यों नहीं, जैसे मैंने अभी कोई इसके अलावा नहीं किया, एमसीपीएस डीजीओ कुछ भी नहीं, डायरेक्ट ये एमआरसीओजी का सोच रही हूँ, तो अब व्हाई कर रहे नॉट। हैं लोग। पहले ना ट्रेनिंग तो आराम से मिल जाती थी, तो हर कोई प्राइमरी डिग्री आराम से सोचता था अपने ही हॉस्टल में ट्रेनिंग मिल जाए पेड, से अच्छी बात क्या है। लेकिन अब तो ट्रेनिंग ही नहीं मिल रही ना, इंडक्शन मसले चल रहे हैं। FCPS 1 इतना मुश्किल है, MRCOG 1 से ट्रिपल टाइम मुश्किल है FCPS 1। ठीक है, तो इसलिए लोग FCPS एक्चुअली कर नहीं पाते ना, अब क्या करें, वो अब कुछ तो करना है ना। तो इसलिए प्राइमरी डिग्री इन दिस सिचुएशन अब MRCPI MRCOG बनती जा रही है। ये अभी 2 3 साल का ट्रेंड है, इससे पहले तो हर बंदा प्राइमरी डिग्री अपनी कंट्री की करता था। इतनी अवेयरनेस नहीं थी शायद, लेकिन अब अवेयरनेस भी है। लोग कहते हैं इतना ही जलील होना तो पहले ही ना कोई ढंग की डिग्री ले लो। हाँ। सॉरी। ओके। एग्जाम फॉर्मेट्स कंप्यूटर बेस्ड जाओगे, पेपर कंप्यूटर पे चलता रहेगा, आप टिक 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 करके पास करते रहोगे। MRCOG 1 के मेरे कैंडिडेट्स अगर 3 घंटे का पेपर है, 1.5 घंटे में करके आ जाते हैं। दे आर ऑलरेडी नो द पेपर, दे आर सो वेल टॉट। पेपर 1 जो होता है वो 150 मिनट्स का है, 100 सिंगल बेस्ट आंसर्स हैं, फिर लंच ब्रेक है, लो ना लो। मेरे कैंडिडेट्स तो नहीं लेते, फ़ौरन स्किप करके 2 करके आ जाते हैं, क्योंकि 60 70% ना एग्जाम प्रिडिक्टेबल है, पेपर पास पेपर से आ रहा होता है, और जो बाकी रिमेनिंग है वो कंसेप्ट बेस्ड है, और ये दोनों एरियाज बहुत अच्छे से मैडम के एड्रेस होते हैं। यू मस्ट हैव टू रीड द टेस्टिमोनियल। आई विश आई कुड ऐड, लेकिन मैंने ये पीपीटी ना लास्ट मोमेंट पे बनाई मैं ऐड ही नहीं कर पाई। ओके, ईच पेपर काउंट सेम मार्क्स, 50% पेपर 1 पेपर 2, कोई माइनस स्कोरिंग नहीं है। आपका पेपर 1 गंदा हुआ है, पेपर 2 बहुत अच्छा हुआ है, एज ए होल आपने दोनों कंबाइन पास करने हैं। ठीक है, एग्जामिनेशन प्लेस पेरिस एंड वू सेंटर्स हैं, पाकिस्तान के हर बड़े शहर में है, इंडिया के हर बड़े शहर में है, बांग्लादेश के हर बड़े शहर में है। जो लोग भी इन हिंदी उर्दू समझ सकते हैं, ऑब्वियसली दे विल ज्वाइन द कोर्स, लाइव कोर्स। तो वो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह का सेंटर होता है, बैठ जाते हो अपने सिस्टम पे। अच्छा प्लेजेंट एक्सपीरियंस होता है अगर अच्छा पढ़ा हुआ है। ठीक है, ओके। MRCOG एग्जाम प्रेस्टिजियस डिग्री इसलिए करना है, ठीक है, कॉम्पिटेंसी लेवल इंक्रीज हो जाता है, इतनी गाइडलाइंस पढ़ के आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो। ग्लोबली रिकग्नाइज्ड है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, मसला नहीं है, सैलरी पैकेजेस डबल ट्रिपल हैं बल्कि। ठीक है, और अगर प्राइमरी डिग्री आपकी MS MCPS या DGO या FCPS है, तो फिर तो बेस्ट है MRCPI या MRCOG। ठीक है, बाकी ये सब चीज़ें हो गया हमने। हाँ, ये रिवाइज कर लेते हैं। एप्लीकेशन मैंने बता दिया है, मटेरियल के बारे में बता देती हूँ। इतना दुनिया भर का मटेरियल है, लाइक इतना काम नहीं है MRCOG में करने वाला जितना मटेरियल है। ठीक है, ओके।
हाँ, बस ये मैंने अपने लिए नोट्स डाले हुए हैं, छोड़ो। बताती हूँ मटेरियल के बारे में। ठीक है? ड्रीम, बिलीव एंड इंशाल्लाह यू विल अचीव। और सिंक्रोनाइज़ अगर आप एफसीपीएस के रूट पे हो या एमएस के रूट पे हो, तो एफसीपीएस 1 दिया तैयारी की, साथ ही एमआरसीडी 1 कर लो। आईएमएम दिया, साथ ही एमआरसीडी 2 कर लो। जैसे ही एफसीपीएस का क्लिनिकल दिया, 4 साल की ट्रेनिंग मुकम्मल है, एमआरसीडी 3 कर लो। अगर कोई बंदा एफसीपीएस कर सकता है ना, वो तो आराम से एमआरसीपीआई या एमआरसीओजी कर सकता है, आराम से, क्योंकि वो अच्छा खासा पहले ही पॉलिश और रोस्ट हो चुका होता है। ठीक है? ओके, बुक्स के बारे में बात करते हैं। ये बुक्स हैं कॉलेज की तरफ से, ऑक्सफोर्ड रिवीजन और ऑक्सफोर्ड नोट्स। ठीक है? शदीद बोरिंग बुक्स हैं, इतना मोनोटोनसली लिखा हुआ है पैराग्राफ में। तो वी हैव मेड नोट्स एक्चुअली, सोर्स यही बुक्स थी, बट लेकिन एग्ज़ाम ओरिएंटेड बनाया गया है और शॉर्ट किया गया है चीज़ों को, इन्फॉर्मेशन को टू द पॉइंट एग्ज़ाम के हवाले से। बुलेट्स हैं, हाइलाइटर्स हैं, अकॉर्डिंग टू द इम्पोर्टेंस। ठीक है? येलो हाइलाइटर फॉर रिकॉल्स है। ठीक है? परसेंटेजेस के लिए ग्रीन है, टेबल्स हैं, मैं भी दिखाऊंगी तुम लोगों को, तो मज़ा आता है पढ़ते हुए। एमआर जीवन तो मज़ेदार एग्जाम है। और ये ढेर सारी प्रैक्टिस बुक्स हैं, ठीक है, जो कि हम एमआरसीओजी पार्ट 1 के थ्योरी कोर्स में कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, इसके बाद ये बीएमजे भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, एंड्रयू सीजर्स के एसवीएस भी वी कंप्लीटेड। अच्छा, हम कैसे कंप्लीट करते हैं? हम इन बुक्स में लिखा रैंडम पेपर्स बने हुए हैं, ठीक है, बट हम मुझे नहीं लगता ये तरीका कोई स्मार्ट है। हम लोग एक सब्जेक्ट करेंगे, जैसे फिजियोलॉजी से स्टार्ट करेंगे, तो हम फिजियोलॉजी के जितने भी क्वेश्चंस हैं इन सब बुक्स में, हमने कर लिया एक्चुअली ये काम पहले ही। तो हमने इन सब किताबों से जो जो फिजियोलॉजी का क्वेश्चन था ना, वो स्क्रीन कर लिया है। ठीक है? अंकुश से, अमेंडा जोन्स से, मास्टरिंग से, सक्सेना से, मतलब यू नेम इट। और फिर उनको ऑर्गेनाइज किया है। 14 सब्जेक्ट्स हैं एमआरसीजी पार्ट 1 के, तो हमने इन्हीं बुक्स को सोर्स रख के सारा पूल सब्जेक्ट वाइज कर लिया। तो वंस यू विल डू फिजियोलॉजी, तो आप फिजियोलॉजी के क्वेश्चंस करोगे, आपको फिर इंडिविजुअली ये बुक्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है? ये ज़्यादा अच्छा तरीका है, बजाय से कि अभी तो आपने पढ़ी नहीं पैथो और आपको वो क्वेश्चन भी साथ में मिक्स होके आए जा रहे हैं, फिर वो डिप्रेशन होती है, वो टारगेटेड तैयारी भी नहीं है और ना ही वो स्मार्ट तैयारी है। ओके, सो सिलेबस पेपर 1, पेपर 2, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पेपर 1, पेपर 2, टोटल 14 सब्जेक्ट्स तो करने ही करने ना, ठीक है? तो पेपर 1 में मेन सब्जेक्ट्स एनाटॉमी, एम्ब्रियो है, फिजियो है, बायोकेमिस्ट्री है, एंडो है, एपिडेमियोलॉजी, बायोस्टेट है एंड जेनेटिक्स है। पेपर 2 में फार्मा, माइक्रो, इम्यूनोलॉजी, बायोफिजिक्स, पैथो, क्लिनिकल मैनेजमेंट एंड डेटा इंटरप्रिटेशन है। वैसे तो ये सारे सब्जेक्ट्स वी लव देम, बट आवर स्टूडेंट्स से कि आवर बायोस्टेट एंड आवर क्लिनिकल मैनेजमेंट, वो उनका ये कहना है, यू विल सी इट एज वेल एंड यू विल you yourself see the difference कि they are our signature code subjects, मतलब nobody can actually make your concepts easy in biostat and clinical management the way med home mentors are going to do it. clinical management पे तो मेरा एक गाइड सेशन भी है फ्री, बिल्कुल, यूट्यूब पे, तो इससे भी आपको आइडिया हो जाएगा कि हाउ ब्यूटीफुली इट वाज टॉट। ठीक है? जरूर देखिएगा। ओके, अच्छा, ये परसेंटेजेस है कि एनाटॉमी से कितने क्वेश्चंस आएंगे, बायोकेमिस्ट्री से किस तरह आएंगे, ये इन्होंने ब्लॉक में किया हुआ है, मतलब ये बड़ा ब्लू ब्लू बहुत ज़्यादा है, तो ये एनाटॉमी के क्वेश्चन है, मतलब इसका मतलब ज़्यादा आ रहे हैं, एंडो से आ रही हैं ज़्यादा ना, पर्पल ज़्यादा है, तो इसको थोड़ा सा ईजी कर लें तो इस तरह से है कि एनाटॉमी से 23 तक क्वेश्चन हैं, फिजियोलॉजी एंडो से 10 तक आ गए, 10 ओके। अच्छा, जेनेटिक्स से कितने आएंगे, फार्मा से कितने आएंगे, और ये बहुत अच्छी अप्रोच है। अब अगर कोई कहे आई आई हेट एक्चुअली बायोकेमिस्ट्री, आई डोंट लाइक बायोकेमिस्ट्री, पढ़ते हुए बहुत पढ़ती है, पढ़ाते हुए भी, तो ना अब देखो इससे 8 क्वेश्चन आते हैं, और ये जितने भी 8 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, ये 60% रिपीट है। तो फालतू में इतना टाइम क्या लगाना है इस पे बैठ के, सारे मेटाबॉलिक पाथवेज करो, हाँ, सबका ब्रेक डाउन करो, मतलब अननेसेसरी है, पूरा एक महीना उठा के बायोकेमिस्ट्री को दे दो।
8 क्वेश्चंस आने हैं, अब वही ऑलरेडी नो वो 8 क्वेश्चन कौन से हैं, या हम स्मार्ट स्टडी कर लें। आते भी तो इम्पोर्टेंट ही है ना, रेट लिमिटिंग एंजाइम है, क्या एंटर हो रहा है, क्या बाहर निकल रहा है, हाँ, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, दैट्स इट। यूरिया साइकिल से सारे के सारे क्रेब साइकिल, तो हम उसको स्मार्टली कर लेंगे, 2 दिन में हो जाए, 3 दिन में हो जाए, इससे ज़्यादा तो लगता ही नहीं है। और आप सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ो, और बाकी जो टाइम है, ठीक है, कायनात, यू विल लव फार्मा विद अस। और बाकी जो का जो टाइम है, एनाटॉमी को दो ना, 23 क्वेश्चन आने वाले हैं इससे। या डेटा इंटरप्रिटेशन को दो, 20 आ रहे हैं इससे। बायोफिजिक्स, बायोस्टैट दोनों को मिला के दो, 20 प्लस आ रहे हैं। तो आप अपने टाइम को वाइजली यूटिलाइज करो कि जो सब्जेक्ट्स ज़्यादा नंबर दे रहे हैं उनकी तैयारी ज़्यादा अच्छी हो, जो कम दे रहे हैं उनको कंपैरेटिवली कम टाइम दिया जाए, ठीक है। और फिर एक स्मार्ट तैयारी भी है, व्हेन यू नो कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आर गोइंग टू रिपीट इन बायोकेमिस्ट्री, तो इसको तो आप, इसके बारे में तो बेफिक्र रहो, इतना बोरिंग है ये सब्जेक्ट। फार्मा तो बहुत मजे का है हमारे जीवन में, कायनात, सिर्फ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन करनी है। हर दूसरा क्वेश्चन पेपर में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कहाँ आता है, क्या साइड इफेक्ट कहाँ आता है, वो रट जाते हैं कर करके, ठीक है। अच्छा, MRCG 1 बेसिकली FCPS 1 की तरह नहीं है। कायनात, बहुत गप्पे नहीं है, एवरीथिंग इज एक्चुअली रिवॉल्विंग अराउंड प्रेगनेंसी। मतलब जैसे कि मैं बात करूँ फिजियो की, तो इतनी लंबी फिजियो ना कि CVS की लंबी लंबी फिजियो बैठो करो, CNS की करो, नो नो नो, दे आर गोइंग टू आस्क कि प्रेगनेंसी फिजियोलॉजी क्या है, फीटल फिजियोलॉजी क्या है, दैट्स इट। कि एक पेशेंट प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसकी हिमाटोलॉजी कैसे चेंज होगी, बस वो करनी है, एक टेबल में हो जाती है। या उसका GIT कैसे चेंज होगा, या उसका रीनल सिस्टम कैसे चेंज होगा, ठीक है। बाकी वाटर कंटेंट या ब्रेस्ट मॉडिफिकेशंस कैसे हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम में वॉल्यूम्स कितने कम हो रहे हैं, ऊपर हो रहे हैं, नीचे हो रहे हैं, दैट्स इट। और वो इतने अच्छे टेबल्स हैं स्टडी मटेरियल मैडम का कि फिजियोलॉजी तो आराम से सब सब्जेक्ट्स में ऐसा है। लाइक अगर क्लिनिकल मैनेजमेंट भी है तो वो गायनी ओब्स की है ना, लेबर मैनेजमेंट करनी आनी चाहिए, HMB मैनेजमेंट करनी आनी चाहिए, 2-4 मोटे मोटे कैंसर्स, हाँ। अच्छा, फार्मा भी ऐसे डिटेल नहीं है, कॉन्ट्रासेप्शन की फार्मा आनी चाहिए, ठीक है, कितने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं। आप अगर कीमो दे रहे हो गायनी के कैंसर्स में, तो उन कीमो के क्या साइड इफेक्ट्स हैं, क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, गॉट इट। या बेसिक फार्मा के क्या बेसिक 2-3 रूल्स हैं, दैट्स इट। ओके, तो इस टेबल से आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस सब्जेक्ट को कितनी अहमियत देनी है और किस तरह से पढ़ना है। अच्छा, अगर आप किसी कोर्स को ज्वाइन कर रहे हो तो ये भी आपकी जिम्मेदारी नहीं है, यू जस्ट हैव टू लिसन द लेक्चर, यू जस्ट हैव टू सॉल्व योर वर्कशीट डेली, एंड यू हैव टू जस्ट नोट एंड योर रिकैप लाइव सेशन, दैट्स इट। मैं बताती हूँ अभी, तो वो सारा आप इसमें समझो कि स्पून फीडिंग पे आ जाओ। ये वो एक डिग्री है जिसपे आई विश आप जस्ट स्पून फीडिंग करें, आप जस्ट लेक्चर सुने और सुनते ही जाएं, लिखो भी ना, पढ़ो भी ना, एंड इट्स डूइंग इट इफ यू आर डूइंग इट विद एट होम। अच्छा, ब्यूटी क्या है एट होम की, बिकॉज टेलर मेड एग्जाम है ना। अब आपको मेरी बातें कितनी अच्छी लग रही हैं, बिकॉज यू नो दिस लैंग्वेज वेरी वेल। जस्ट इमेजिन इफ आई विल स्टार्ट टॉकिंग इन इंग्लिश। I know you can understand, every doctor can understand because we have done MBBS in English, है ना, medium, but it's not our mother language, it's not our first language. So the concepts जो हम बनाएंगे अपने, they will be better told in your own language. और यह मिक्स हो जाएगा थोड़ा उर्दू और इंग्लिश का, तो बहुत लंबे लंबे कॉन्सेप्ट्स, इफ आई विल स्टार्ट रीडिंग इंग्लिश पैराग्राफ्स, you will bore, I will bore. I will take only 2 sentences in your language which you understand most to deliver the concept. That's it. Exam MCQ based है ना, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो पिक करोगे ना, बोल के तो नहीं आना ना। दैट्स द ब्यूटी ऑफ मेड होम, ओनली ग्लोबली टेलर मेड एग्जाम कोर्सेज जो है ना वो सिर्फ मेड होम के ही हैं, MRCOG MRCPA के लिए। अच्छा, अब दूसरी बात ये कि जब भी आप पढ़ो, मेजोरिटी शायद खुद से पढ़े, ठीक है, तो मेक श्योर एम्ब्रियो के साथ एनाटॉमी रखो। अभी इन टॉपिक्स को भूल जाओ, जब आप सब्जेक्ट्स करेंगे तो तुम्हें अंदाजा हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे हुए हैं मैंने वैसे ही। हमारा मूड नहीं है इनके बारे में मजीद बोलने का, इसको भूल जाओ अभी, ठीक है। ये फ्रिक्वेंटली कमिंग टॉपिक्स हैं जो आपके बार बार एग्जाम में टेस्ट हो रहे होते हैं, इसलिए तो नियर एग्जाम आपको समझ आएगी, इसकी शुरू में नहीं समझ आएगी। तो देखो एम्ब्रियो में वो बताते हैं
कि कैसे मस्कुलर सिस्टम डेवलप हुआ है। और एनाटॉमी में अगर आप एम्ब्रियो के फौरन बाद एनाटॉमी करोगे तो आपको 50% नॉलेज तो पहले ही होगा ना, ठीक है? तो आपकी एफर्ट बच जाएगी। अगर एम्ब्रियो करने के बाद पैथो करोगे और लास्ट में एनाटॉमी करोगे तो फिर दोबारा से एनाटॉमी करने में 100% एफर्ट हो जाएगी, बट तो स्मार्ट रीडिंग ना हुई। अब आप किसी की हेल्प ले ही रहे हो तो इट शुड बी रियल हेल्प। अगर आपने हर चीज़ इतना खुद से पढ़नी है, इतने लंबे-लंबे गॉसिप्स पढ़नी है, स्टडी मटेरियल आपको इतना सारा मिल जाए, तो फिर तो कोई भी पास हो सकता है। थिंग इज़ दैट कि आप इस जर्नी को एन्जॉय करो, आपको समझ आए, आपका टाइम भी बचे। इसलिए ब्लॉक रीडिंग है कि व्हेन यू डू एम्ब्रियोलॉजी इसके साथ कोई और सब्जेक्ट ना पढ़ें नेक्स्ट, इट शुड बी एनाटॉमी। इसी तरह अगर आप फिजियो कर रहे हैं, अगर आप फिजियो कर रहे हैं तो फिजियो के साथ फार्मा और डाटा इंटरप्रिटेशन क्लिनिकल मैनेजमेंट, ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। इसी तरह जेनेटिक्स के साथ बायोकेम आधे-आधे मिलते हैं, ठीक है? ठीक है? और बायोकेम के साथ एंडो, वही स्टेरॉइड पाथवे सारे। पैथो माइक्रोइम्यूनोलॉजी, ये तीनों आपस में भी नहीं मिलते, लेकिन किसी और से भी नहीं मिलते, इसलिए इनको इकट्ठे कर लो। ओके। बायोस्टैट बायोफिजिक्स एक जैसे लगते हैं, फिगर्स ही है ना? तो this is about your quick overview of block reading. ओके, अच्छा अब मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी क्योंकि आपके रिकैप सेशंस तो वैसे ही होंगे ना, तो फिर उसमें ये चीज़ें कंप्लीट हो जाएँगी कि एनाटॉमी कैसे रिकैप करनी है, ठीक है? ये वैसे ही इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई हुई हैं कि एनाटॉमी के कितने क्वेश्चंस आते हैं, 30 से 20 आते हैं, ठीक है? अ, देख ही लेते हैं, अब करा है तो शुरू। तो एनाटॉमी का सबसे बड़ा रूल ये है कि आपने पिक्चर के थ्रू पढ़ना है। यू मस्ट हैव अ गुड एटलस, उससे समझ आती है आर्टरी कहाँ जा रही है, फोसा कैसे बन रहा है। कभी भी आपने खुद भी ऑब्वियसली एमबीबीएस में पढ़ा होगा तो यू नो द बेस्ट वे, इट एक्चुअली ये माइंड मैप है, ठीक है? पिक्चर के साथ आपने को रिलेट करना है। अच्छा, एनाटॉमी में हम ऐसे नहीं पढ़ाते जैसे बुक्स में लिखी हुई है, तो मैं सारी नर्व्स एक ही दिन इकट्ठे से हम करेंगे, सारी ब्लड वेसल्स एक ही दिन इकट्ठे से, सारी बोन्स एक ही दिन इकट्ठे से, ठीक है? मतलब एक आर्टरी जहाँ से निकली तो उसके एंड टर्मिनल ब्रांच तक हम जाते हैं विद पिक्चर, तो ये बड़ा मज़े का हो जाता है फिर। ओके, सेम फॉर एम्ब्रियोलॉजी, इसमें न्यूमोनिक्स बहुत अच्छे मज़े के हैं, वरना तो समझ ही नहीं आता ना किससे क्या डेरिवेटिव है। तो एपिडर्म, एंडोडर्म, एवरीथिंग कहाँ से पाउचेज़ आ रही हैं, वो अच्छे से आप याद कर लेते हो। न्यूमोनिक्स आपने भी किए होंगे बट हमारे आपको मुझे लगता है ज़्यादा अच्छे लगेंगे और यू विल रिटेन इट फॉर लॉन्गर टाइम। ओके, अब फिजियोलॉजी के बारे में पहले ही बता दिया कि सिर्फ प्रेगनेंसी रिलेटेड फिजियोलॉजी करनी है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स लिखे हुए हैं। अच्छा, कुछ कुछ ना इन्फोग्राफिक्स का तुम लोगों को पता है मरियम? Taiba, what are infographics? Oh, ma'am. कोई Okay. आइडिया नहीं। अच्छा, इन्फोग्राफिक लगाना चाहिए था मुझे कोई एक दो। मैंने बोला ना, मैंने एंड पे बहुत ही एंड पे आज पीपीटी बनाई है। ओके, जैसे तुम फिटल फिजियोलॉजी देख लो ना, ये अम्मा बना दी एक, ठीक है? अब ये बन ही गया कुछ हॉरिबल सा। तो इस या नहीं, चलो ठीक है, मुझे याद आया, हम बना लेते हैं कीमो मैन। ये आपने तो किया होगा ना। अब हमें पता है कि यहाँ किडनीज़ हैं, यहाँ ब्लैडर है, ब्लैडर को सी बना दो, ये साइक्लोफॉस्फेमाइड है, ये इसकी टॉक्सिसिटी होती है हेमोरेजिक सिस्टाइटिस, ठीक है? ये ऑटोटॉक्सिसिटी है, ऑटोटॉक्सिन ये जो है स्पेक्टिनोमाइसिन जैसी ड्रग्स हैं, ठीक है? यहाँ एस लिख दिया, इस तरह करके कोरिलेट कर लें, ठीक है? जैसे ब्लूमाइसिन है, लंग कार्डिक टॉक्सिसिटी कराती है, बी यहाँ लिख दिया। तो इस तरह से विजुअली एक पिक्चर हो जो एक्सप्लेन कर दे 50% कंटेंट, तो इस तरह की स्टडी मटेरियल है इन इन आवर कोर्स, तो यू कैन विजुअली एक्सप्लेन सो मैनी थिंग्स। तो आप रिटेन भी रखते हो पिक्चर के थ्रू इन्फोग्राफिक्स या इन
एल्गोरिथम या पिक्चर्स के साथ, और वो जल्दी याद भी रह जाता है। ऐसा होता है ना वैसे? हुँ? और माइंड मैप कैसे होते हैं? माइंड मैप ऐसे होते हैं जैसे कि हम बात कर रहे हैं जैसे किसी कैंसर की, वल्वल कैंसर, ये एमआरसीजी मैन को बड़ा ही पसंद है वल्वा का कैंसर। तो वल्वा कैंसर की स्टेज क्या है? ठीक है, एक आपने इस तरह से बना लिया माइंड मैप, 4 स्टेजेस हैं, 1, 2, 3, ठीक है? आपने पिक्चर के साथ लिख दिया कि ये कहाँ तक गया है, पिक्चर बना के लिख दिया यहाँ कहाँ तक गया है, कहाँ तक गया है, यहाँ कहाँ तक गया है। मतलब यहाँ आपने अगर डिस्टेंट मेट्स शो करनी है तो सीएनएस ब्रेन का शक्ल बना दो, तो इस तरह से आप आराम से देख लेते हो। या इसकी एक 1 लाइनर ट्रीटमेंट, 1 की क्या, 2 की 3 की, मतलब ये पूरा माइंड मैप भी बन गया, जिसमें विजुअल इम्पैक्ट भी आ गया। वरना ये वल्वल कैंसर करते-करते मौत पड़ती है। 3-4 पेजेज़ करने पड़ जाते हैं, और इसी तरह एक सिंगल से इन्फोग्राफिक से तो बड़ा अच्छे से मज़े से हो जाता है। नाउ गॉट इट? मरियम? ज़ीनत शब्बीर, हाउ आर यू? ओके, ओके। I'm good, ma'am. Alhamdulillah. How are you? मैं बिल्कुल ठीक है, आई वाज़ वेटिंग फॉर यू। तो वैसे मैंने इन्फॉर्म नहीं किया, आई थिंक सडनली आज बताया था सेशन के बारे में, इसलिए आप लोग लेट जॉइन कर रहे हो। तो क्या कहेंगी ज़ीनत? ज़ीनत हमारी एक्चुअली एक्स वो हैं स्टूडेंट एमआरसीजी 1 की। ज़ीनत कैसा एक्सपीरियंस था आपका विद मेड होम? अस्सलाम वालेकुम। मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेड होम के साथ। मतलब मैंने पार्ट 1 की तैयारी ने बहुत ज़्यादा बिज़ी स्केड्यूल के साथ सिर्फ़ कोर्स को फ़ॉलो करके की। मैंने लिटरली कोई बुक्स नहीं की और सिर्फ़ मैंने कोर्स को ही फ़ॉलो किया था। लाइक जो एसबीए इस कोर्स में करा रहे थे और फिर क्रैश कोर्स भी मैंने लिया एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई डिड वेरी वेल इवन इन स्पाइट ऑफ दैट के मेरे साथ एक मतलब आई हैड अ वेरी ग्रेट लॉस ऑफ माय लाइफ कि मेरे एग्जाम से एग्जैक्टली 15 दिन पहले मेरे फादर की डेथ हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद आई वाज एबल टू डू इट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कोर्स। और ये एक बहुत बड़ी बात है जो मैं कह रही हूँ, लेकिन ये वाकई जब मैंने ये कोर्स लिया था उसके बाद ही और ये सारा जब मैंने कर लिया और ये इसी वजह से मैं कर पाई पापा की डेथ के बावजूद, क्योंकि मैडम ने बहुत अच्छी तैयारी कराई थी, नो डाउट। डॉक्टर मारिया और डॉक्टर हेरा ने बहुत अच्छा कराया था। Thank you, Zinat. Thank you for your, kind words. And I'm really sorry about you at last. You have to face all this. Okay, तो ज़ीनत आपका स्कोर क्या था? मैंने आई स्कोर्ड ऑलमोस्ट 86%। ओके, और हमारा जो गाइड ग्रुप था उसमें आई थिंक 92 हमारा हाईएस्ट स्कोर था, जसप्रीत का ना? जी, जी, हाँ जी। तो यस, तो लास्ट टाइम सारे स्कोर्स ही अब ऑलमोस्ट 80 प्लस ही थे, और हाईएस्ट स्कोर इट वाज 92, सो इट वाज गुड स्कोर। सो और तुम्हारा सारा बैच ही पास हो गया था ना, अल्हम्दुलिल्लाह, एंड हाँ एक्सपेक्टिंग द जी, मैडम सेम। सारा हाँ जी, सारे का सारा पास हुआ था, अल्लाह का शुक्र है। कोई भी लाइक किसी का भी मिस नहीं हुआ एग्जाम। सो मैं इनको यही बता रही थी कि एमआरसीजी 1, और आपको शायद अंदाज़ा नहीं है एमआरसीपीआई का, वो एक्चुअली अभी आप शायद सोचो बाद में, तो उसमें भी यही हालात हैं। तो ये दोनों कोर्सेज एक्चुअली आई पर्सनली डिलीवर एंड मेंटोर, एंड द रिजल्ट्स आर अमेजिंग। सो थैंक यू जीनत, बहुत अच्छा आपने फीडबैक दिया। ओके, सो दीज आर द एक्चुअली इन्फोग्राफिक्स डिटेल। इससे इससे बड़ी सहूलत हो गई है अब स्मार्ट स्टडी में ना। ओके, किसी भी सब्जेक्ट को उठाओ ना, सबसे पहले ये देखो इसमें से एग्जाम में पूछते क्या हैं, ठीक है? फिर अपनी बुक सेलेक्ट करो, लाइक हाँ, आई विल गिव यू द रेफरेंस ऑफ ई बुक्स बाय मैड होम, इनसाइट सीरीज है ये। फिर आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक अपने रूल सेट करो, और फिर रिवाइज करते रहो, थ्रू माइंड मैप्स, द वे यू लव इट। ठीक है, और फिर रिवीजन करते रहो। रिवीजन से मतलब है रिवीजन, मतलब विजन ही चेंज रहता है, इतनी रिवीजन करो, ठीक है? दिस इज द वे यू शुड मैम डू। यस। मैम जो बुक्स आप रेकमेंड कर रही हैं वो आपकी रिटन बुक्स हैं, उसके अलावा तो हमें कोई और नहीं लेनी होंगी? नो नो, नॉट अ सिंगल बुक यू हैव टू रीड। जना, तुम लोगों ने कोई बुक पढ़ी थी?
नहीं मैडम, कोई बुक नहीं पढ़ी थी मैंने ऑनेस्टली। वो जब मैं रिवीजन नोट्स वाली बुक देखती थी ना, वो इतनी कंसंट्रेटेड और अजीब सी बुक लगती थी ना कि मैं 2 लाइन्स पढ़ के हमेशा उसको छोड़ देती थी। तो मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लेक्चर सुने हैं और जो कोर्स था ना उसी को फ़ॉलो किया है। उसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, जो लेक्चर्स है ना उन्हीं की बुक्स हैं, उन्हीं स्लाइड्स को एक्चुअली हमने पीडीएफ बना दिया, ताकि आप बार-बार लेक्चर ना सुनें और उन्हीं सोर्सेज़ से पढ़ लें। तो ये लेकिन वो ज़्यादा बहुत बहुत अच्छा लाइक जो लेक्चर की फॉर्म में आपने उसको किया हुआ है ना, वो बहुत अच्छा एक्सप्लेन करके एलैबोरेट किया। वो ऐसा है कि आपके दिमाग में चीज़ें बैठती जाती हैं। शुरू में जब हम लेक्चर सुनना स्टार्ट करते हैं ना, तो टेम्पो नहीं बन पाता, लेकिन आप थोड़ी-सी स्पीड मतलब आप अपनी आपका मोराल थोड़ा-सा बिल्डअप करें और लेक्चर सुनते रहें, तो फिर आपको अच्छा भी लगना शुरू होता है और आप उसको कर भी लेते हैं। ये मेरी पर्सनल पर्सपेक्टिव है इसके बारे में। थैंक यू ज़ीनत। ओके, सो दिस इज़ अबाउट बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री कैसे पढ़नी है, सिर्फ़ जैसे बोला ना मैंने, इम्पोर्टेंट पाथवेज़ और एंटर क्या हुआ, आउट क्या हुआ और रेट लिमिटिंग, दैट इट। क्योंकि आने ही 10-11 क्वेश्चन्स हैं, तो ज़्यादा दिमाग नहीं खराब करना है इसमें। डेटा इंटरप्रिटेशन, क्लिनिकल मैनेजमेंट, तो अगर आप चाहो भी ना कहीं और से करना, तो अब तब भी नहीं कर सकते। बिकॉज़ डूइंग डेटा interpretation and clinical management means doing MRCG part 2 half course. Like you have to read GTGs, NICE, various talk articles, और वो खुद ही इतने बजाते खुद इतने बड़े हैं, ये सब्जेक्ट नहीं बन जाता, ये पूरा पेपर एक पूरा डिग्री बन जाती है, और वो सारी अपडेट्स के साथ। अब जो अवेलेबल बुक्स हैं ऑक्सफोर्ड की, उनमें वो 10 साल पुरानी गाइडलाइंस है जो कभी अपडेट नहीं हुई, ना वो कर रही हैं, पता नहीं क्यों नहीं कर रहे वैसे, लेकिन एग्जाम तो लेटेस्ट से आता है। तो just because of this, I am teaching MRCG2 and FCPS and MRCPI, तो I am that first person who know very well कि clinical updates क्या हैं और इन huge topics को कोज़े में कैसे बंद करना होता है। तो don't worry about clinical management. तो अगेन कुछ टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट डेटा इंटरप्रिटेशन के, सिर्फ मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, ठीक है। कुछ रूल सेट किए हुए हैं, सेम फॉर बायोफिजिक्स। ओके, पेपर 2 शुरू हो गया। मैं सिर्फ स्लाइड शेयर कर रही हूँ ताकि तुम लोग अगर बाद में स्क्रीनशॉट लेके हर सब्जेक्ट को देखना चाहो इंडिपेंडेंटली कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, तो उससे आपको अच्छा अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है। बेसिक टॉपिक्स कौन से हैं, एग्जाम फेवरेट टॉपिक्स कौन से हैं, सोर्सेज क्या हैं, क्वेश्चन कितने आते हैं, पढ़ना अच्छे से कैसे है, सब चीज़ें मैंने लिखी हुई, मैं बोल भी दी हैं। तो पेपर 2 के सब्जेक्ट्स हैं ये सारे। इम्यूनोलॉजी कैसे करनी है आपने, ठीक है, इम्यूनिटी की टाइप्स क्या हैं, और फार्मा कैसे करनी है। मेडिकल, अगर हम फार्मा को भी इस तरह नहीं करते रैंडमली, हम ओब्स की फार्मा अलग बनाते हैं, गायनी की अलग बनाते हैं। ओब्स में आपने एंटी हाइपरटेंसिव करनी है, एंटी एपिलेप्टिक्स करनी है, एंटी कोएगुलेंट्स करनी है, एंटीमेटिक्स करनी है, डिप्रेसेंट्स करनी है, या एंटी साइकोटिक्स करनी है रेलेवेंट टू प्रेगनेंसी सेफ्टी, या लैक्टेशनल टाइम पे वो सेफ है या नहीं, या प्रेगनेंसी कैटेगरी में कौन सी हैं एफडी कैटेगरीज के साथ। और इसी तरह गायनी की डिफरेंट है, ठीक है। टर्मिनेशन में डिफरेंट इस्तेमाल होती हैं, कीमोथेरेपी में डिफरेंट, कॉन्ट्रासेप्शन में डिफरेंट, एचआरटी डिफरेंट, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस डिफरेंट। तो फार्मा तो आपको बहुत अच्छी लगने वाली है, ट्रस्ट मी। हाँ, द वे वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज इट एंड वी आर गोइंग टू डिलीवर इट इन दैट केस, वरना तो बुक्स में बहुत ही हेफाजेटली लिखा हुआ होता है, 2 मिनट के बाद उल्टी आने को हो जाती है। माहा सेड कुछ नहीं आता, पता नहीं फिलहाल तो क्या जनवरी के लिए अप्लाई कर सकती हूँ, हो जाएगा तो पढ़ती हूँ। ओके, वहाँ यू मुझे ज़रा इनबॉक्स करना सेशन के बाद। तुमने आई थिंक अभी ज्वाइन किया है। एग्ज़ाम डुएबल है, ओनली 2 मंथ्स। अगर अगर 4-6 आवर पढ़ रहे हो, या ओनली 4 मंथ की तैयारी से आराम से कर सकते हो, बाय एक्चुअली 100% रिलाइंग ऑन कोर्स कंटेंट। 100% गारंटी है यू कैन डू इट। सो ज़ीनत, माहा एंड एवरीवन, दिस इज़ द लास्ट स्लाइड आई थिंक ऑफ द कोर्स। हम कैसे अपना टास्क अचीव करेंगे, ये आपने देख लिया ना। 14 सब्जेक्ट्स हैं, तो लेट्स अज्यूम वी आवर फर्स्ट सब्जेक्ट विल बी फिजियोलॉजी। प्रॉपर शेड्यूल विल बी पिन्ड टिल टुमारो इन योर स्टडी चैनल, ठीक है। लाइक फिजियोलॉजी, हम वैसे 14 सब्जेक्ट्स हैं ना, तो हमारा एम ही है कि 14 वीक्स में हम कंप्लीट कर लें और हर सब्जेक्ट को 1 वीक में करें। बट अगर एनेटमी है या क्लिनिकल मैनेजमेंट है, तो मे बी इनको थोड़ा एडिशनल टाइम दे दें, थोड़े लंबे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। बट एनीवे, सबसे पहले तो आपको पता होगा कि हमने इस वीक में सब्जेक्ट ऑफ द वीक कौन सा है, ठीक है। तो सब्जेक्ट ऑफ द वीक्स मुझे पहला तो पता है फिजियोलॉजी है, बाकी डॉक्टर मारिया बनाती हैं प्लानर। तो वो आपको
रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे सारे चीज़ों पे, लाइक सीवीएस की फिजियोलॉजी कैसे मैनेज करनी है, जीआईटी की कैसे करनी है, एवरीथिंग। और आप शुरू के 2-3 दिन में एज पर प्लानर यू विल कंप्लीट इट। बट इसी वीक में आपकी डेली एक्टिविटीज भी स्टार्ट हो जाएंगी टेलीग्राम पे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट यू हैव टू सॉल्व minimum 40 to 50 questions. They are highly exam important questions जो मैंने आपको शुरू में MRCG पार्ट 1 की प्रैक्टिस बुक्स बताई थी, उनसे स्क्रीन किया गया है उनको, और थोड़ा मॉडिफाई भी किया गया है ताकि वो एग्जाम पैटर्न के क्लोज आ जाएं। वो हम सब्जेक्ट वाइज डील करेंगे। तो इन 1 वीक आप सारे सोर्सेज से फिजियोलॉजी के क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है, हर बुक से। और इसी तरह वी विल पिक डेली टॉपिक एज वेल, लाइक आज सीवीएस पढ़ना है तो कल जीआईटी पढ़ना है। तो आज अगर आज सीवीएस की डिस्कशन है तो 1 आवर विल बी वन मॉडरेटर अमंग अस विल मेक इट श्योर कि एक स्पेसिफिक टाइम पे, लेट्स अज्यूम वी स्टार्ट मेक इट कि हम 4 PM पे करेंगे इसको, या अगर आप सब कंसेंसस आपका होगा रात को 8 या 9 PM, तो हाँ तब 1 आवर की टॉपिक डिस्कशन होगी इस तरफ, जिसमें आपको बताया जाएगा कि सीवीएस के लाइक कंपोनेंट्स के हैं रिगार्डिंग प्रेगनेंसी अडॉप्टेशंस। वो अब जल्दी से आपकी थ्योरी रिवाइज हो जाएगी, ठीक है, उसी दिन उसके क्वेश्चंस रिवाइज हो जाएंगे। गॉट इट। लेक्चर्स आपको पहले ही मिल गए हैं। अब आपने ये सारी एक्टिविटी कर ली एंड टुडे इज 7th डे, देन देयर विल बी अ रिकैप सेशन, ठीक है। अब इसमें थ्योरी दोबारा नहीं पढ़ाएंगे और सारे एमसीक्यूज भी दोबारा नहीं करेंगे। इसमें शुरू के 20-30 मिनट्स में हम कुछ आपको रूल्स देंगे कि आपने फिजियोलॉजी में जो एग्जाम टेस्टेड जो डोमेन्स हैं वो कौन सी हैं, वो कुछ टेबल्स हैं, वो आई टोल्ड यू के अडॉप्टेशंस हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की या हेमाटोलॉजी की या सीएनएस की या रीनल की। अगर हमने रूल सेट कर लिया तो फिर कुछ हम एग्जाम क्वेश्चंस के थ्रू उनको बार बार रिपीट करेंगे, क्योंकि अभी तक तो डे 6 तक आपने सिर्फ थ्योरी पढ़ी है ना अच्छे तरीके से टॉपिक डिस्कशन में, रिकॉर्डेड लेक्चर में, लेकिन रियल टाइम पे इंटरेक्टिव सेशन नहीं हुआ इस पे, ताकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को टेस्ट किया जा सके और एक्चुअली इसको पॉलिश किया जा सके थ्रू एग्जाम लाइक क्वेश्चंस, क्योंकि पेपर तो आपका एसबीआई का ही आएगा ना। तो फाइनल जो होगा आपका इंटरेक्टिव रिकैप सेशन होगा ऑन जूम, ठीक है। और हर सब्जेक्ट का होगा, सेम फॉर एंडो, सेम फॉर अमिनोलॉजी, सेम फॉर पैथो, सेम फॉर एनाटॉमी। गॉट इट। तो you will on average you will be provided a detailed planner। हर सब्जेक्ट टोटल 14 सब्जेक्ट्स हैं रफली, हर सब्जेक्ट 1 वीक में कंप्लीट करेंगे। इट विल टेक अप्रोक्सीमेटली 3 months and 2 weeks to complete the entire syllabus, ठीक है। और हर सब्जेक्ट का 1 वीक का टास्क होगा। इन दैट वीक आपने वो टॉपिक वाइज लेक्चर्स भी सुनने हैं, आपने वो डेली डिस्कशन भी करनी है टॉपिक की भी, और उस टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चंस की भी, और एंड पे उसका आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग रिकैप सेशन भी अटेंड करना है। गॉट इट। तो हाउ इज दैट? दिस इज द फर्स्ट एवर कोर्स ऑफ इट्स ओन, लाइक इतनी एफर्ट कोई नहीं करता लेकिन वी आर सेइंग यू के 100% अगर एग्जाम सक्सेस है तो इसके लिए एफर्ट भी यूनिक है, डिफरेंट है और स्मार्ट है। तो preparation time I told you 2 to 3 months with job, and without job 4 to 6, maybe average 5 कर लें। And if you want to join us, तो this is our number। और आउटसाइड पाकिस्तान है तो +2 लगा लें, +92 लगा लें, ठीक है। व्हाट्सएप का नंबर टेलीग्राम पे या इसी यूट्यूब चैनल पे डिस्क्रिप्शन में भी है, वहाँ डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो कोऑर्डिनेटर के नंबर पे आप जा सकते हैं एंड यू कैन ज्वाइन द कोर्स। अच्छा, आप फर्स्ट सब्जेक्ट ज्वाइन करने के बाद, लाइक यू ज्वाइन फिजियोलॉजी एंड आपको लगा कि नहीं यार ये इट्स नॉट माय टाइप कोर्स, आप इन दैट टाइम शुरू के फर्स्ट वीक में आफ्टर हैविंग एक्सपोजर ऑफ फर्स्ट सब्जेक्ट you can claim your refund as well, and this is actually another unique feature of madhom course, because we are so confident nobody is going to ask refund। तो बाकी तो ये ऑप्शन देते ही नहीं है ना, because they must have fear but we don't have any fear ठीक है। तो 100% you actually can claim your refund, and 100% I believe you are not going to claim it after first trial subject preparation with Bandhom। So once you will do MRCOG
regular premium course with us. The other courses are as well in pipeline, and they are not mandatory. It's up to you. ठीक है? The mandatory course is actually theory course. बिकॉज theory आती है तो कुछ आता है ना. अच्छा, अब एग्जाम नजदीक है, अब हो गई है बुकिंग कंफर्म. आफ्टर बुकिंग कंफर्म अब कैंडिडेट्स टारगेटेड हैं, सीरियस हैं, they have done theory, their whole actually focus should be on recalls. अब हम सिर्फ पास पेपर्स करते हैं, and we do it in separate course. Its name is crash course, and we don't do theory in this course. We only do, you know, pass papers, and they're huge actually bundle 2012 से 2020 2025 तक. ठीक है, लेकिन ये भी हमने हाईली ऑर्गेनाइज किया, रैंडम नहीं है. जैसे लाइक आप देखते हो, एक क्वेश्चन एनाटॉमी का है, दूसरा फिजियो का, तीसरा बायोस्टैट का. तो वी हैव स्क्रीन्ड मॉड्यूल वाइज रिकॉल्स. सारे एनाटॉमी के क्वेश्चंस हमने अलग किए हैं, और उसमें भी टॉपिक वाइज अलग हैं, नर्व्स अलग हैं, वेसल्स अलग हैं. ठीक है, तो इन क्रैश कोर्स भी आप आराम से थ्योरी रिवाइज कर सकते हो. And you will not be haphazard because you know कि 1 week again anatomy का है, जिसमें anatomy के recalls कर रहे हैं, तो 2 दिन शुरू में आप अपनी theory दोबारा lecture सुन के कर सकते हो. Quickly you can read the study material. Okay, those students who are part of theory and crash both, then their revision is our responsibility. We actually rapidly revise them last 2 weeks. आप खुद भी रिवाइज कर सकते हो. मेजोरिटी स्टूडेंट्स लाइक करते हैं कि सेल्फ रिवीजन करें, लेकिन मैं एक्चुअली रिकमेंड नहीं करती. मुझे तो लास्ट 2 वीक्स में इतने पैल्पिटेशन और टैकिकार्डिया होता है, तो मुझे कोई चाहिए होता है जो हाथ पकड़ के बताए कि ये रिवाइज करो आज, यहाँ से यहाँ तक बस. And trust me, you will do it. So I am such kind of person. So for, you know, such personalities, that rapid revision course is blessing. So in 2 weeks they revise everything. 14 subjects, 14 days, 1 day each, and revision is perfect. Or everything which you have revised in last 2 weeks or 14 days, you're not going to forget it. एंड प्रोबेबिलिटी ये है कि 20-30% मिस्टेक्स जो कैंडिडेट्स एग्जाम में करते हैं, वो आप वो भी नहीं करते. दैट्स वाई यू आर स्क्योरिंग 100% एक्चुअली सक्सेस रेट विद मैडम. सो चलो, मैं आप तुम लोगों को मैडम के नोट्स दिखा दूँ. अभी हमने बड़ी तारीफें कर दी इसकी. आर यू इंटरेस्टेड? ओके, लेट मी टू फाइंड इट. ऐसे नहीं बने, इस बाल सफेद हो गए हैं ये बनाने. ओके, M1 M1. ओके, सो ये पैथोलॉजी पे आ जाते हैं. कोई भी रैंडम तुम बोलोगे मैं खोल दूंगी. ठीक है, इसके बाद तुम लोग बताओगे कौन सा खोलना है. ठीक है, अब ये ओपन हो रहा है. 14 सब्जेक्ट्स हैं. यू जस्ट नेम एनी सब्जेक्ट, आई विल ओपन इट. और ये आपकी वेबसाइट पे भी अवेलेबल हैं ये बुक्स ना. द मोमेंट यू ज्वाइन द कोर्स, 14 बुक्स ऑल टुगेदर विल बी अवेलेबल. वैसे तो मैं नहीं कहूँगी मैम सारी दफ़ा पढ़ो, तो सब्जेक्ट वाइज ही पढ़ना. जी जी. मैम बुक पीडीएफ फॉर्म में आप ज़्यादा इजी समझती हैं कि आप हम पढ़ सकते हैं, या हमें मैनुअली भी मंगवानी चाहिए? व्हाट यू सजेस्ट? यार अब जो है दौर है ना एआई का, ये पेपरलेस स्टडी का है. ठीक है, तो आई विल रिकमेंड के नहीं, आप ना मंगवाएं. ठीक है, इट विल अननेसेसरी ऐड. जितनी कोर्स की फीस नहीं है, जितनी इनके कोरियर की और इनके पीडीएफ की और इनकी इनकी बन जाती है. ओके, सो कैन यू सी नाउ? सोच के रखो दूसरा सब्जेक्ट तुम लोग. अब देखो कि अब ये पैथो तुम एक दफा देखो रिवीजन नोट्स खोल के उल्टी आने को हो जाएगी. 2 लाइनें पढ़ने के बाद नींद आ जाएगी. और अब इधर से देखोगे तो दिल जाएगा यार, ये तो बड़ा है, लेकिन अच्छे कलर्स हैं, दिल जा रहा है पढ़ने को. स्पेशल पैथोलॉजी में क्या है, बेसिक में क्या है, गाइनी इंपॉर्टेंस टॉपिक्स कौन से हैं. ठीक है, फिर नॉर्मल सेल क्या है, मतलब सारे टेबल्स आ रहे हैं जो भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम ओरिएंटेड.
और हर जगह जहाँ पिक्चर नहीं भी बनती हमने ठोसी है, ताकि विजुअली यू कैन इमेजिन थिंग्स। आपको पढ़ना कम पड़े, इमेजिन आप ज़्यादा करो। और सोर्स सिर्फ नहीं है ऑक्सफोर्ड, जहाँ हमें ज़रूरत पड़ी हमने फर्स्ट एड से भी लिया है, जैसे ये टेबल है। लेकिन मैक्सिमम कंटेंट हमने टेक्स्ट बुक से उठाया है, जो कॉलेज रिकमेंडेड है। तो इमेजिन कि पिक्चर्स चल रही हैं, पीछे आवाज़ है मेरी, तो चीज़ें मतलब वंस यू विल कंप्लीट द लेक्चर, उसी दिन पूरा का पूरा आपका पैथो का सब्जेक्ट ही 2 घंटे में कंप्लीट हो जाता है। यू जस्ट हैव टू रिवाइज़ नेक्स्ट 6 वीक्स विद टॉपिक डिस्कशन एंड विद एमसीक्यूज़ डिस्कशन, और एंड पे फिर अगेन रिकैप ज़ूम सेशन। तो ये तो बिल्कुल मक्खन की तरह हर सब्जेक्ट हो जाएगा। यू आर नॉट गोइंग टू एक्चुअली मिस एनी पॉइंट जो एग्ज़ाम में आ सकता है। बंद कर दूँ या चलती रहूँ? हाँ? मैं आपको बताई थी ना इन्फोग्राफिक्स का, वो इसलिए बता रही थी कि देखो कोएगुलेटिव नेक्रोसिस होता है, आपको पता चलेगा ये कहाँ होता है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ये भूल तो जाएगा। लेकिन ये जो आपके इमेज आपके माइंड में ये इमेज आ गया ना हार्ट का, ये नहीं भूलेगा। आप एग्ज़ाम में सॉल्व कर रहे होंगे कि ये आएगी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, नहीं कि आएगी कोएगुलेटिव नेक्रोसिस की एग्ज़ाम्पल बता दें। आपके ज़हन में तस्वीर आ रही होगी। ये इंसान के नेचर है ना? है ना ऐसे? तो जो डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स हैं हमने उनको पिक्चर के थ्रू डिलीवर किया इस तरह। वैसे तो इट्स ऑल अबाउट ओनली पिक्चर। आपको लगेगा कि मूवी चल रही है, कोर्स नहीं है। अपॉलॉजी फॉर दिस, बट इट विल मेक योर लाइफ इजी, इंटरेस्टिंग, बड़ा अच्छा हैप्पी रहता है ये सफ़र। ओके, एग्जाम क्वेश्चंस भी साथ साथ आ रहे हैं। तो आई टोल्ड यू कि हम क्रैश कोर्स में पास पेपर्स करते हैं, बट इट डजंट मीन कि हम थ्योरी में नहीं करते। 50% जहाँ जहाँ आई विल बी टीचिंग एनी टॉपिक, आई मस्ट बी टेलिंग यू कि ये एग्जाम क्वेश्चन है, ये एग्जाम क्वेश्चन है, ये एग्जाम क्वेश्चन है, ये आया है, ये आया है। तो क्रैश कोर्स विल बी जस्ट रिपीटिशन। तो ये पूरा पैथो का सब्जेक्ट है। आई थिंक इस तरीके से तो एक दिन में आपको ये इसको सुन लोगे 2 घंटे का। अच्छा देखो, अब ये एक्चुअली पीयूएल का पूरा एल्गोरिथम है, टॉक आर्टिकल है। अब ये ऑक्सफोर्ड में नहीं है, बट इस टॉपिक में आया हुआ है। ठीक है, पैथोलॉजी आई हुई एक टॉपिक की, और साथ ही मैंने वेट नहीं किया कि मैं इसको क्लिनिकल मैनेजमेंट में जाके बताऊं। आई विल टीच इट देयर एंड देन, ताकि क्लिनिकल मैनेजमेंट में भी रिवाइज हो, और अगर आप पैथो में आ गया तो यहाँ भी रिवाइज हो। ठीक है, और ये आप अलग से खुद करोगे तो फिर आपको खुद ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ है इसका टॉक, कब रिलीज हुआ, कब आया। तो जो आपकी कलेक्शन ऑफ स्टडी मटेरियल की एफर्ट है ना, वो तो बिल्कुल नहीं होगी मेट होम से। अब ये स्पेशल पैथो शुरू होगी। स्पेशल पैथो में क्या है, कुछ कैंसर्स हैं, ठीक है, उनकी स्टेजिंग्स हैं, उनके कुछ इम्यून टेस्ट हैं, ओब्स में कुछ डिजीजेज हैं, उनकी आपने पैथोलॉजी करनी है, जैसे थ्रोम्बोएम्बोलिज्म आ गया, ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस आ गया। चलो, अब आप बताओ दूसरा मैं कौन सा खोलूँ? कौन सा मैं स्टडी मटेरियल किस सब्जेक्ट का ओपन करूँ? राइट इन द चैट बॉक्स। कोई भी। अच्छा। हाँ, फार्माकोलॉजी, ओके। वैसे मैं एनाटॉमी खोलने वाली थी, लेकिन अब आपने फार्मा बोला है तो फार्मा कर लेते हैं। मैंने तो सारी ही जो स्टडी मटेरियल है, ये जो ये बुक्स हैं, बड़े दिल से बनाई हैं, अपना आप देखते हुए कि एज़ एक स्टूडेंट मुझे कैसे-कैसे दिक्कत पेश आई। और मैं अच्छी बात ये है कि मैं बहुत ही एवरेज स्टूडेंट हूँ। मैं कोई बहुत लाइक स्टूडेंट नहीं हूँ। मुझे बहुत एफर्ट करनी पड़ती है, और मेजॉरिटी स्टूडेंट एवरेज ही होती है।
तो उसके पर्सपेक्टिव में ये सारी बुक्स डिज़ाइन हुई हैं या रीडिज़ाइन हुई। आई एम जस्ट वेटिंग, ये अभी ओपन हो जाएगा, इट विल टेक फ्यू सेकंड्स। सो यस, आ ही गया फार्मा। सो दिस इज फार्मा, ठीक है। ये शुरू में ही इसका माइंड मैप है कि इसमें करना क्या है बेसिकली, ठीक है। फार्मास्यूटिकल, इसकी जो बेसिक फार्मा है ना, उसके 4 डोमेन्स हैं। फार्मास्यूटिकल थिंग्स, फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनामिक्स, ठीक है। तो इनके कुछ निमोनिक्स हैं, तो आराम से आपको शुरू में पता चल गया कि हमने इसमें पढ़ना क्या है, ठीक है। मेडिकल डिसऑर्डर में क्या पढ़ना है, गायनी में क्या पढ़ना है, जनरल में क्या पढ़ना है। और फिर वो कहानी शुरू हो गई फार्माकोडायनामिक्स की और काइनेटिक्स की। ये है तो बोरिंग, लेकिन मैं इसको ज़्यादा बोर नहीं करती। सिर्फ हम वो चीज़ें करते हैं जो ज़रूरी हैं, जिससे आगे चल के आपको अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी हो, भूलो भी ना, और एग्ज़ाम भी पास हो जाए। सो दिस इज़ अबाउट योर फार्मा। अच्छा, फार्मा में द मोस्ट फेवरेट पार्ट कौन-सा है मेरा? हाँ, जैसे ये फेज़ेज़ हैं ड्रग्स की, तो इसको एक निमोनिक दिया गया है सील। पहली फ़ेज़ में सेफ्टी है, दूसरी में एफ़िकेसी है, चौथी तीसरी में अप्रूवल है, और चौथी में लॉन्ग टर्म हम साइड इफ़ेक्ट्स देखते हैं। तो अगर आप सील याद करोगे तो ये चारों फ़ेज़ेज़ याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगी, ठीक है? तो इस तरह से निमोनिक्स हैं। और मैंने आपको बताया था कीमोमैन, अल्लाह करे आ ही जाए। अच्छा, कुछ हैंड नोट्स भी बनाए हैं। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो किसी सूरत नहीं समझ रही थी, तो आई मे टू जस्ट टू मेक देम सिंपल। इस तरह के हैंड नोट्स भी आप देखेंगे। हाँ, ये देखो, ये कीमोमैन आ गया। आई वाज़ एक्चुअली टेलिंग इट कि अब याद करना ईज़ी हो गया है ना। हुँ, टामोक्सिफ़ेन, यहाँ टी लिखा हुआ है। आई की जगह टी लिखा हुआ है, तो आपको समझ आ जाएगा ना कुछ आई में गड़बड़ चल रही है। तो विज़ुअल प्रॉब्लम कराता है ये। स्क्रीन शो नहीं हो रही, मुझे तो हो रही है, मैंने दूसरे सिस्टम से भी ओपन किया हुआ है काइनात। आप थोड़ा-सा इंटरफ़ेस चेंज करें, स्लाइड ऐसे-ऐसे करें। अच्छा, हो गई है। तो अभी देखो कितना विज़ुअली एक्सप्लेन है। मैं कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स मौत पड़ती है याद करते-करते, बट इस तरह से ये भालू बनाओगे, ओहो! कभी नहीं भूलने वाला। ओके, चलो। तो हुँ। ये सारी शुरू हो गई आपकी कॉन्ट्रासेप्शन, सारी टेबल्स के थ्रू बना ईज़ी करके बताई गई हैं। वरना ये सिर्फ़ पैराग्राफ में है ऑक्सफोर्ड में। सो बस ये 220 पेजेज़ हैं, इतने अच्छे विजुअली एक्सप्लेन्ड, कलरफुल, इन टेबल्स, इन एल्गोरिथम। सवाल ही नहीं पैदा होता फार्मा से तुम लोग बोर हो, और पीछे एक मेंटर है जो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग को कि लाइक जहाँ से आपको चीज़ें समझ नहीं आती, वहीं से आपको लेके चलता है। द लैंग्वेज यू अंडरस्टैंड। सो हियर आई एम गोइंग टू एंड इट। हुँ, चलो। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी विद मेड होम। सो हियर आई मैम एम एक गोइंग टू बात से पूछी थी। गुड-बाय। यस, व्हाई नॉट? ये जो लेक्चर्स हैं इनकी रिकॉर्डिंग्स यूट्यूब पे होगी? No, 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 वेबसाइट पे होंगी। The moment you will actually we will start the course, you will be given login details, और फिर आप वेबसाइट पे देख सकते हो, और बहुत अच्छी वेबसाइट है। ऐसे यहाँ बार में रिकॉर्ड की जो ऑप्शन दी हुई है, सो इसको हम कर सकते हैं क्या? क्या बोला आपने? मैं समझी नहीं। ये जो मेरे स्क्रीन के ऊपर आ रहा है ना, यहाँ पे रिकॉर्ड की एक ऑप्शन है ना, तो उससे ये लेक्चर रिकॉर्ड होगा या क्या, मुझे तो ज़्यादा आइडिया नहीं। नहीं, वो तो मैंने एबल की हुई है ना,
तो जब कोर्स की जी जी चीज़ें होंगी तो वो तो सिर्फ आप लोगों के लिए होंगी ना, तो nobody can record ओके it. It will be restricted then. जी So I am excited to teach you all and anxiously waiting when we will start it. मैं हमारा plan 15 से start करने का, but before 15 you people are supposed to do few basic lectures. One clinical management, 2, 3 on ABC of menstrual cycle, ABC of placenta. They are mandatory because इसी से पूरा आपकी understanding develop होती है कि MRCOG 1 के बाकी subjects आप कैसे approach करने वाले हो, ठीक है? तो 15 onward weekly we will start our weekly subject module and we will take hardly 14 weeks to complete it. और by that time आप एलिजिबिलिटी के प्रॉब्लम से भी गुजर चुके होंगे, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भेज चुके होंगे, ठीक है? एंड एट 14th वीक यू मस्ट बी एक्चुअली वेटिंग व्हेन द बुकिंग विल ओपन. अब जब बुकिंग ओपन होगी तो आप एक दफ़ा प्रॉपर थ्योरी कर चुके होंगे, तो यू विल बी वेरी सेफ टू सिट इन जनवरी एग्जाम. ओके ओके, अल्लाह हाफिज़. कोई क्वेश्चन तो नहीं है अभी, इफ आई एम मिसिंग एनीथिंग? ओके, मरियम सेड मैम कैन यू प्लीज ब्रेक आउट टोटल कॉस्ट ऑफ. हाँ मैंने की है. यू मिस्टेक. इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कोई मुझसे पूछता है, मैं तंग आ गई और फिर मैंने तो सबका ही बना दिया. MRCG 1 का नहीं, इसके कंपैरिजन में हर एग्जाम का बना दिया. सी दिस इज फॉर यू, दिस वन. इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? टेक इट. दरमियान वाला MRCG का है 1 2 3 इन टोटल कास्ट भी लिखी हुई है मैंने. एनी अदर क्वेरी? नो. चलो, अगर बाद में भी याद आ जाए तो यू कैन टैग मी ऑन टेलीग्राम. ओके ओके, हाफिज़.